तेरे को वायरल चाहिए ना पॉडकास्ट। आज मैं देता हूँ, तो मेरा भाई और मियाँ सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, कैसा चल रहा है? यस। कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर में नहीं रहते, कश्मीर के बाहर रहते। तो ये दूसरा पक्ष कौन है? इतनी मुस्लिम लड़कियां मुझे फैंस है मेरी, एक हिंदू जितनी तारीफ नहीं कर सकता उस फिल्म की वो लोग करते हैं, और वो बोलते हैं जय श्री राम या बोलते हैं अल्लाह अकबर, वो सब बराबर ही है। बॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं। धार्मिक हैं आप? बिल्कुल नहीं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में हिंदुस्तानी मुसलमान कहाँ हैं और कैसे हैं? मैं मोदी जी की राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अफसोस की बात है कि हिंदूज भी बहुत रिजिड होते हैं। विवेक जी को कभी नेता के तौर पे देखेंगे क्या हम लोग? ये जो स्टार लोग जिनके मैं साथ काम करता हूँ, कोई पढ़े लिखे तो है नहीं। बॉलीवुड की फिल्में इतनी डम्ब इसलिए हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टार्स। फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स इफ दे आर कमिंग फ्रॉम मीडिया एंड ऑल दी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा, कश्मीर की आपकी परिभाषा में कश्मीरी मुसलमान कहाँ पर है? फ्री स्पीच का इस देश में जो भी बोल रहा है उसका एक ही मतलब है कि मुझे बोलने दो, तुम मत बोलो। आप फेमिनिस्ट हो? फेमिनिस्ट क्या होता है मुझे पता ही नहीं। हेट स्पीच भी अलाउड होनी चाहिए। हेट स्पीच लोगों की जान ले रहा है। आप बोले ना बोले, पूरा वर्ल्ड तो हमें हिंदू कंट्री मानता ही है। काउ विजिलेंस और इन सब पे आप बात नहीं करना? मैं ज़्यादा जानता नहीं उस दुनिया के बारे में। आपकी सेक्युलर की परिभाषा भी बता दीजिए। आई लव सो लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इस्लामिक कल्चर ऑल्सो। विवेक जी बोल रहे हैं कि हेट स्पीच अलाउड होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस्ट अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्हें आप द कश्मीर फाइल्स की वजह से शायद जानते होंगे। अभी उनकी हाल ही में एक डॉक्यू सीरीज आ रही है, द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट की हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, क्योंकि विवेक काफी पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, काफी सारे मुद्दों पर खुल करके अपनी राय रखते हैं। उनका जिक्र आते ही लोग दो खांचों में बढ़ जाते हैं, एक उनके समर्थक हैं और दूसरे उनके विरोधी। हमने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है। कई सारे इश्यूज पे बात की है, फेमिनिज्म पे बात की है, रिलीजियस रेडिकलिज्म पे बात की है, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, इस तरीके के तमाम इश्यूज पर हमने उनसे बात की है। अगर आपको ये पूरी बातचीत देखनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ कहते हैं कानपुर में मजा है, हाँ, और कान्हीपुर में फील है। तो फील वाला हूँ मैं कान्हीपुर में। तो कानपुर से ही शुरू करते हैं फिर कि कानपुर से क्या रिश्ता है आपका? कानपुर मेरा ननिहाल है, और कानपुर मेरे करियर का एक जिसे कहते हैं मिरर है। तो मैं हमेशा उसमें शक्ल देखता रहता हूँ कि भाई इससे दूर नहीं जाना है, इससे जुड़े रहना है। तो कानपुर जिसको मैं बोलता हूँ आई एम रूटेड, जो रूट्स हैं वो कानपुर ही है। और पढ़ाई लिखाई आपकी भोपाल हुई? पढ़ाई लिखाई मेरी ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, दिल्ली, हार्वर्ड, कई जगह पे हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो मल्टी सिटी एजुकेशन है मेरा। तो कौन सा शहर दिल के सबसे करीब? देखो, दिल के करीब तो वही होता है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्यार मिला, तो वो कान्हीपुर है। अच्छा। हाँ, और लेकिन जहाँ मैंने सब कुछ सीखा, समझा, राजनीति में घुसा, समझा, और जहाँ प्रसिद्धि भी मिली और थोड़े बहुत पैसे मिले ताकि मैं आगे पढ़ सकूं अपने पैसे से, तो वो भोपाल है। और तो दोनों शहरों से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध अभी भी है, मैं जाता ही रहता हूँ। तो अभी क्या लगता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बड़ा हल्ला है देश में। जब आपका नाम आता है विवेक रंजन अग्निहोत्री, जैसे ही मैंने अपने आसपास के लोगों को बताया कि भाई मैं बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास दो चीजें आई एक साथ जी। एक तो आया कि यार उनको जब मिलना ना तो ये बोलना कि इस इशू पर बातें बहुत समय से हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत खुल करके उस चीज को हमारे सामने, जो एक छुपी हुई सी चीज थी, उसको रख दिया। इसके लिए बधाई दे देना। मैं कहा दे दूंगा। दूसरी जो चीज हमारे सामने आई वो ये आई कि यार फैक्ट्स के साथ समझौते किए गए। मैंने कहा इस पे भी बात कर लूंगा भाई। तो जब आपने ये बनाई उसके बाद आपने तो देखा है, मतलब हम सब ने ऑब्जर्व किया ट्विटर पे जो हुआ, एक पक्ष एकदम आपके साथ खड़ा था, कंधे से कंधा मिला करके बोल रहा था व्हाट अ ग्रेट फिल्म और हिम्मत की बात कर रहा था। दूसरा पक्ष आप पे लगातार सवाल उठा रहा था, कई सारे शब्द फेंके जा रहे थे। दूसरा पक्ष यानी कौन? दूसरा जैसे भाई लोकसभा में जाते हैं तो हमको पता है भाई ये सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, और ये ऑपोजिशन का पक्ष है, ये कांग्रेस है या टीएमसी है, जो भी है। तो यहाँ पे एक तो पक्ष हो गया जिनने बोला भाई कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया वो सत्य,
तो उनको तो हम जानते हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, देश के लोग हैं, ज़्यादा आप बोल दो तो हिंदू लोग हैं, हालांकि वो पूरा सत्य। तो ये दूसरा पक्ष कौन है? अगर दूसरे पक्ष को मैं आसान भाषा में कहूँ, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के खिलाफ हैं, या जो उनको खारिज कर रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि नहीं यार इसकी क्यों बात कर रहे हैं, तो विवेक मोटे अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री को खारिज करना है तो उनको ये कहना चाहिए भाई इनकी दाढ़ी अच्छी नहीं है, इनकी शर्ट अच्छी नहीं है, इनके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। मेरे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं मुझ पर, जो चाहे वो लगा, कहते हैं करप्ट है, ये है, जो बोलना है बोले। पर वो तो कह रहे हैं ये फिल्म के साथ उन्हें प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं नहीं मानता उन्हें विवेक अग्निहोत्री को खारिज करने का कोई शौक है। वो कुछ और चीज खारिज करना चाह रहे हैं। तो वो कौन सा ये पक्ष है और क्या खारिज करना चाह रहा है? क्या लगता है आपको? क्योंकि नहीं, मुझे सवाल तो तूने पूछा है। हाँ। देख, सवाल तूने पूछा है। अल्टीमेटली वो चीज तो आप तक आ रही है कि ये सारी जो चीजें हैं, जो एक तरीके से क्रिटिसिज्म है, वो आप तक पहुंच रहा है। तो मेरे ख्याल से आप जब उसको एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उसमें फिल्म बनाई, इतनी मेहनत की है, उसके पीछे के आइडिया पर काम किया है लगातार, तब जाकर के आपने उसको इतना लंबा समय और संसाधन का इस्तेमाल करते हुए उस पर काम किया। तो जब वो क्रिटिसिज्म आप तक पहुंचता है तो कैसे आप उस पूरी प्रक्रिया को कैसे प्रोसेस करते हैं, या क्या आप उससे निकालते हैं अपने लिए? वेरी गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई एम वेरी हैप्पी। सो ये ब्लैक कॉफी है? हाँ यार, मैं ये नहीं, ब्लैक कॉफी मिले तो देना, नहीं तो रहने दो। तो कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, और ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है। तो मैं ये प्रोसेस अभी नहीं करता हूँ, ये प्रोसेस मैंने फिल्म शुरू करने के पहले की थी। जब मुझे कश्मीरी पंडितों ने अपनी दास्तान बताई, कुछ एक लोगों ने, तो पहले तो मैंने कहा नहीं ये कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है, इस पे कुछ हो सकता है। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो मैंने कहा यार ये इतना ब्लेटेंट, मतलब इतना विजिबल ओपन जेनोसाइड तो कभी हुआ नहीं। तो इसका प्रूफ क्या है? सबसे पहले एविडेंस है ना। जो लोग, मैं हमेशा कहता हूँ फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स इफ दे आर कमिंग फ्रॉम मीडिया एंड ऑल दी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, क्योंकि वो कभी सच नहीं होता, हमेशा झूठ ही होता है। ये मैंने अभिनंदन सेकरी को बोला था उसके इंटरव्यू, जिसको उसने गलत तरीके से यूज़ किया मेरे अगेंस्ट, पर कोई बात नहीं। पर मैं आज कैटेगोरिकली कहता हूँ फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स इफ दे आर कमिंग फ्रॉम मीडिया। Facts are never facts if they are coming from intellectuals. Facts are facts only when you can see them with your own eyes and believe them. आपका फैक्ट वही होना चाहिए जिस पे आप बिलीव कर सकें। आपको कोई और बोल रहा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो मैंने खुद देखा, और आप भी देख सकते हैं, कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो भी देख सकता है। कश्मीर एक ज़मीन है, ठीक है, एक ज़मीन है जहाँ पे इस बात के प्रमाण है कि वहाँ शंकराचार्य ने बैठ के धुनी रचाई, इस बात के प्रमाण है कि वहाँ अभिनव गुप्त हुए, इस बात के प्रमाण है कि कालिदास वहाँ रहे, इस बात के प्रमाण है कि नाट्यशास्त्र वहाँ लिखा गया, इस बात के प्रमाण है। ये सब एविडेंस हैं, ये जो आप अपनी आंखों से, हमारे पास तो है। कश्मीर जो है हमेशा से एक शारदा विद्यापीठ था, वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो थी 11 जो भारत में स्थापित, यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही भारत से निकला, ये तो आप जानते हैं। 11 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, उनमें शारदा विद्यापीठ जो अब पाकिस्तान चली गई है पार्टीशन के बाद, वो भारत में हुआ करती थी। मार्टन टेम्पल आपकी आंखों के सामने है, ललितादित्य हुए, ये आपकी आंखों के सामने है। तो मतलब वो हिंदू लैंड था, इसको तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। वहाँ के मूल निवासी तो हिंदू थे, इसको तो विश्व की कोई ताकत डिस्प्यूट नहीं कर सकती है। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो मुस्लिम्स थे वहाँ पे वो बाद में आए। तो कैसे आए? इन्वेजन से आए, ठीक है। अगर मुस्लिम्स इन्वेजन से बाद में आए तो वो तो जैसे आपका घर पे कोई रेंट पे ले ले या आपके बगल में प्लॉट लेके बना ले, तो आप कहेंगे ना इस मोहल्ले में भाई सबसे पहले तो हम आए थे, ये तो नए आए हैं। लेकिन आज की तारीख में आप खुद अपनी नज़र से देखिए, इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, आपको कश्मीरी पंडित जो हैं वो कश्मीर में नहीं रहते, कश्मीर के बाहर रहते हैं। जो मूल निवासी थे, आज कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं रहते हैं, हिंदू भी नहीं रहते हैं। आप गए श्रीनगर कश्मीर तो वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं, और जो हिंदू रहते हैं वो दुकान चलाते हैं या कुछ सरकारी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम रहते हैं। जैसे आप पुश्तैनी कानपुर में रहने वाले हैं, मैं हूँ पुश्तैनी कानपुर का, या भोपाल में रहने वाला हूँ, तो हमारे बाप दादों की ये ज़मीन है, देखिए हम रहते हैं। तो वो रहते नहीं हैं। सारे कश्मीरी हिंदू लोग कश्मीर के बाहर हैं, और वो आतंकवाद के कारण बाहर निकाले गए, ये भी सत्य है। दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती, उसके वीडियोज़ हैं, फैक्ट्स हैं,
तो अगर कोई है हिंदू वहां रहता ही नहीं है तो सवाल ये उठना तो चाहिए क्यों नहीं रहता है। और अगर आतंकवाद से सब लोग प्रताड़ित थे तो कोई भी कश्मीरी मुस्लिम कश्मीर के बाहर क्यों नहीं रहता है। आप अपनी जिंदगी में एक भी ऐसा कश्मीरी मुस्लिम से मिले जो कहे यार मैं इसलिए कश्मीर में रह नहीं सकता क्योंकि वहां पे आतंकवाद है इसलिए मुझे मजबूरी में बाहर रहना पड़ता है। आप मिले हैं क्या कभी ऐसे किसी कश्मीरी मुस्लिम से, या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी जीवन में मिलेंगे ऐसे कश्मीरी मुस्लिम से। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, राइट। ये आप मुस्लिम हो सकते हैं, मैं हिंदू हो सकता, हमारे और आपके बीच की बात नहीं है। मेरी तो सारी फिल्म में 70-80% मुस्लिम लोगों ने काम किया है। मेरे तो फैंस हैं मुस्लिम इतने जो मुझे मिलते हैं हर समय, लड़कियां इतनी मुस्लिम लड़कियां मुझे फैंस हैं मेरी मिलती हैं, बुर्का पहन के भी क्या बोलते हैं, ये कहती हैं कि यानी एक हिंदू जितनी तारीफ नहीं कर सकता उस फिल्म की वो लोग करते हैं। अच्छा, यस, मुस्लिम लड़कियां जो मुझे मिलती हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं चूंकि टेररिज्म को लोग प्रोटेक्ट करते हैं ताकि मुस्लिम लोग हर्ट ना हो, इसलिए ऐसा हो गया है कि हर मुस्लिम को देख के लोगों को लगता है वो टेररिस्ट है। वो मेरे को कानपुर में, लखनऊ में एक लड़की मिली थी, नर्स थी, मैं किसी यहाँ गया था तो उसे पता चला मैं आया हूँ, तो वो उनसे मिन्नतें कर करके दौड़ के आई मुझसे मिलने। कहती मैं कल्पना भी नहीं कर सकती मैं जीवन में कभी आपसे मिल पाऊंगी, और आज मेरे लिए ऐसा दिन है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसने मुझसे बोला कि प्रॉब्लम यह है कि हम पब्लिक में बोल ही नहीं सकते टेररिज्म के अगेंस्ट। एज अ मुस्लिम आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट टेररिज्म। एज अ मुस्लिम आई एम नॉट अलाउड, या राइट। तो उसने बोला तो उस कारण हो ये गया है कि सबको ये लगने लगा है कि कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ हम भी उसके साथ खड़े हैं और वी अग्री विद दैट एंड वी हैव नो सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर इट। आपकी फिल्म देखने के बाद मेरी पूरी फैमिली रोने लगी कि देखो किसी ने तो आके सच बोला है। मेरे साथ इतने आप यकीन नहीं करेंगे कितने मुस्लिम लोग मेरे साथ, पूरे अफगानिस्तान के लोग, सीरिया के लोग, यज़दी लोग। मैं अभी जा रहा हूं अमेरिका कुछ दिनों में, मैं जहां जाता हूं उनके जो एसोसिएशन हैं दे इनवाइट मी फॉर डिनर, डू यू नो दैट। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं वर्ल्ड में जहां जाता हूं जो अफगानी रेस्टोरेंट्स होते हैं मुझे फ्री में खाना खिलाते हैं, वो लोग पैसे नहीं लेते मुझसे। अभी मैं और पल्लवी गए थे लंदन में, और वहां पे कुछ सीरिया के लड़के थे जो वो रिक्शा चलाते हैं ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में रिक्शा चलाते हैं वहाँ पे, तो गाने भी वही बजाते हैं, अरेबिक गाने बजाते हैं। उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, हम अपने होटल गए तो ये खड़ा है राजू, इसको पता है ये बात, हमसे पैसे नहीं लिए, कहने लगे आप कश्मीर फाइल बनाया है एंड ही वाज मुस्लिम। हाँ, तो सबसे अधिक टेररिज्म से कौन लोग इफेक्टेड है? मुस्लिम्स। मतलब कश्मीर फाइल्स आने के बाद आपसे ऐसे कश्मीरी मुसलमान भी कोई बोला कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई? अरे भाई, कश्मीर फाइल्स में जो लास्ट का जो सीन है जिसमें वो लड़का, आपने देखी है फिल्म, बोट पे बैठ के जा रहा है यासीन मलिक से मिलने, तो सामने एक बंदा बैठा हुआ है और वो उसे कश्मीर की पूरी दास्तान बताता था। कश्मीर वो जानवर है जिसको हर चील, गिद्ध, हर कोई इसको खाना चाहता है, कश्मीर वो है। और वो बताता है कि सब सोचते हैं हम रेपिस्ट हैं, सब सोचते हैं हम किलर्स हैं, आप देखो इस छोटे बच्चे को जो बैठा है ये आपको रेपिस्ट लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास वो बम है जो हमारे पास नहीं, आपके पास मीडिया है जो 24 घंटे हमको टेररिस्ट बताता रहता है। ये डायलॉग जो पूरा सीन है ये तो कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है, मैंने उससे लिखवाया। मैंने कहा तुझे जो लगता है कि क्या सत्य है कश्मीर का, तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मुस्लिम, तुम मुझे लिख के दो, और बिना एक डायलॉग चेंज किए हुए, कॉमा और फुल स्टॉप चेंज किए, मैं ईमानदारी से उसे शूट करूंगा। और उसमें एक्टिंग जो की, दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं, सिंगर्स और राइटर्स हैं वो लोग। तो एक ने मुझे लिख के दिया डायलॉग, दूसरे ने एक्टिंग की है उसमें। तो मतलब इसकी पूरी कास्ट में भी इंक्लूसिव आपने वो रखा है? अरे जो उसमें कृष्णा बना है बच्चा वो मुस्लिम है, और जो मुस्लिम बने हैं वो हिंदू हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वही मुस्लिम है भाई। ये लोगों की गलत फहमी है। हम क्या है ना 24 घंटे मीडिया में देख देख के ये टीवी शोज न्यूज के, लगता है कि हिंदू मुस्लिम सब दुश्मन है एक दूसरे, भाई वो भी तो इंसान है। तो विवेक जी एक बात बताइए कि जब आप बता रहे हैं कि आपके अराउंड जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भागीदारी करके आपने एक हिंदू मुस्लिम की बाउंड्रीज को तोड़ते हुए एक कॉज पर आपने बात की जी, फिर ये अचानक से इतना सारा निगेटिविटी का एनवायरनमेंट क्यों पनप जाता है जब आप इस पे बात करते हैं? कहाँ है नेगेटिविटी? कहाँ है नेगेटिविटी? मुझे तो नहीं दिखती, आप दिखाओ मुझे। मैं तो जहाँ जाता हूँ लोग गले मिलते हैं, रोते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कल रात को भारत सरकार ने, हमारा ये कश्मीर अनरिपोर्टेड एक शो आ रहा है इस पे, जिसके लिए आपसे मिल रहा हूँ, Zee5 पे,
और उसका कल लॉन्च था दिल्ली में, हमने लॉन्च किया। जस्टिस नीलकंठ गंजू जी हैं, ओके, जिनका सबसे पहला मर्डर हुआ था क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी। तो यासीन मलिक और उसकी गैंग ने उनको बीच चौराहे पे मार दिया था, और फिल्म में सीन भी है वो डॉक्टर सुरेंद्र कौल का। और सोचिए, भारत के हाई कोर्ट के जज को दिन दहाड़े सड़क पे मार डाला गया था और उसका न्याय नहीं मिला आज तक, उसके जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली आज तक। कश्मीर फाइल्स के बाद आप जानते हैं क्या हुआ, सरकार का रुख क्या रहा। और कल कश्मीर अनरिपोर्टेड का हमारा लॉन्च हुआ, उसके आधे घंटे बाद रात को 9:30-1 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वो कश्मीर के जितने केसेस हैं, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था हम ये केस नहीं ओपन कर सकते क्योंकि एविडेंसेस नहीं है। ये हमारी जुडिशरी है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है, लेकिन कुछ नहीं। भारत सरकार ने कल रात को अनाउंस किया कि ये जितने पुराने केसेस हैं इनको रीओपन किया जाए, और जो उनको भी पता है सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं, जो एविडेंसेस हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से अपील की है कि आप सारे एविडेंसेस दीजिए, और सबसे पहला केस जस्टिस नीलकंठ गंजू का खोला गया है, राइट। तो नेगेटिविटी कहाँ है? मेरे को तो ये पॉजिटिविटी दिख रही है। बिल्कुल। ये यासीन मलिक हमारी फिल्म के बाद जेल के अंदर चला गया और एनआईए ने पहली बार बोला, जो भारत सरकार का दुलारा इतना प्यारा बच्चा था यासीन मलिक, भारत का यूथ आइकॉन हुआ करता था, आज वो जेल में, और एनआईए ने पहली बार बोला इसको फांसी पर लटकाओ। हालांकि मैं फांसी के अगेंस्ट हूँ पर्सनली, पर उसको बोला है फांसी पर लटकाओ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वो केसेस खोल दिए, जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर पे गोलियां चली थी वो केस खोल दिया रीओपन हमारी फिल्म के बाद। इससे अधिक पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगी आपको दुनिया में? तो मतलब उसका प्रभाव हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? इम्पैक्ट है उसका। ये कश्मीर अनरिपोर्टेड के रिलीज होने के पहले का इम्पैक्ट आप देखिए क्या हो गया। मैं उस निगेटिविटी की बात कर रहा हूँ जो हमें आमतौर पर सोशल मीडिया पर दिखती है, जब आप कोई ट्वीट इससे रिलेटेड। अरे अब कीचड़ में चले जाओगे, सुअर तुमसे लड़ने लगे और तुम बोलो यार मैं गंदा हो रहा हूँ, और ये तो नेगेटिविटी हो गई दुनिया में। ऐसा थोड़ी है, मैं बगीचे में घूमता हूँ, मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखती। जो लोग सुअर से लड़ते हैं उनको नेगेटिविटी दिखती है, मुझे तो नहीं दिखती। कहाँ है नेगेटिविटी? मतलब एक 2-4 जर्नलिस्ट लोग आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं उसे नेगेटिविटी। पर भारत में मैं तो अभी हमारी फिल्मों में तो इतने मुस्लिम लोग काम करते हैं, मेरे दोस्त हैं इतने सारे मुस्लिम, पाकिस्तानी लोग हैं, मुझे पाकिस्तान के इतने सारे राइटर्स लोग हैं, उन्होंने फ़ोन करके बोला अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में डिनर पे भी जा रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छे काबिल फैमिली से आती है, वहाँ के जज लोगों की फैमिली से आती है, उसने मुझे फिल्म देखने के बाद मैसेज भेजा और मैं डिनर पर जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को के घर अगले 10 दिन बाद। सोशल मीडिया आप खुद चलाते हैं? ट्विटर मैं पूरा 100% मैं करता हूँ और कोई नहीं करता। पर इंस्टाग्राम में क्या वीडियो पोस्ट करने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं, वो थोड़ा, और मेरे टेम्परामेंट का मीडियम भी नहीं, बड़ा स्लो भी है, तो वो मेरी एक असिस्टेंट करती है। पर 70-80% तो मैं करता हूँ सारा इंस्टाग्राम। लेकिन वो जो लंबे वीडियोस पोस्ट करने में टाइम लगता है ना, वो मैं नहीं करता हूँ पोस्टिंग। पर लिखा, एनी रिटन वर्ड विच कम्स फ्रॉम एनी ऑफ माई अकाउंट, एवरी सिंगल वर्ड इज रिटन बाई मी। कितना सीरियसली लेते हैं आप सोशल मीडिया को अपनी आम जिंदगी में? मैं बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं उसको अपना काम समझता हूँ। इट्स फॉर मी इट इज़, मैं पर्सनल लाइफ में बहुत रिजर्व्ड, क्वाइट, एकदम चुप रहता हूँ, और मैं बहुत अकेला रहता हूँ। मैं ना तो, आपने आज तक नहीं देखा होगा मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, प्रीमियर में जाता हूँ, मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे बचपन के जो दोस्त हैं 4th-3rd क्लास के, वही मेरे दोस्त हैं, उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं इस दुनिया में। मेरे वही 4-5 दोस्त हैं, मैं उन्हीं में खुश हूँ। और मैं ज़्यादा ना सोशलाइज करता हूँ, ना रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ। मैं एक तरह का सूफ़ी आदमी हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ। तो मेरा कोई ऐसा वो भी शौक़ भी नहीं है। खाना भी मैं बहुत सात्विक खाता हूँ, उबली लौकी टाइप्स, तो रेस्टोरेंट में मुझे वो खाना मिलता भी नहीं है। अभी आपके यहाँ भी आए तो अपना लंच पैक करके लाया हूँ होटल से, अपना बनवा के। तो इसलिए मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल रत्ती भर का। लेकिन सोशल मीडिया क्या है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मुझे मासेस को अपनी बात बोलनी है, तो मैं बिना सोशल मीडिया के बोल नहीं सकता। फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। लेकिन पहले मैं थोड़ा, लोग ट्रोल करते थे तो उनसे इन्वॉल्व हो जाता था, जवाब भी देता था, अब नहीं देता हूँ। और अगर मैं देता भी हूँ तो हंसते हंसते, आप जब भी मेरा कोई ट्वीट पढ़ें, मैं आपको सुबह के छोड़ दीजिए, सुबह जो मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे लिखता हूँ, उसके अलावा तो मेरा कोई भी अगर दिन में ट्वीट पढ़ो पॉलिटिकल, तो एक चीज़ मैं सारे व्यूअर से कह रहा हूँ, आप अपने दिमाग में कल्पना करो उस वक्त मैं मुस्कराते हुए, हंसते हुए, बहुत आनंद के साथ वो लिखता हूँ। क्योंकि फॉर मी, मुझे पता है इस गाली गलौज का, तू मैमे का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो कई बार आप कुछ चीज़ें कर देते हैं, बस कर देते हैं, आपको भी नहीं पता क्यों करते हैं। इसलिए ट्विटर एक्स हो गया है। हाँ, ट्विटर मज़ा आ रहा भी चलाने में ट्विटर।
अब पता नहीं, कुछ एक्स लोग मिले तो उनसे बात करके पूछूं। हाँ, पर मेरे को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आई डिड नॉट इवन नोटिस। बस ये था कि मैं सुबह देख रहा था कि कहाँ पे पोस्ट करूँ, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था ट्विटर का ऐप। उसका सब लोगों वो सब बदल गया। जी हाँ, जी हाँ। थोड़ा सा हम पीछे चल के भी बात करते हैं कि कैसे आप आ गए फिल्म और सिनेमा की दुनिया में, कैसे दाखिल कैसे हुए आप? यार, इट वॉज कोइंसिडेंस। मैं एडवर्टाइजिंग में था और मैं दिल्ली में ही एडवर्टाइजिंग करता था। आई वॉज लाइक, सॉरी यार, ये कॉफ़ी है कि गर्म पानी है? थैंक यू, या थैंक यू। सो मैं दिल्ली में ही काम करता था, जे वॉल्टर थॉमसन, मकैन वगैरह में। फिर मेरी अपनी भी एजेंसी थी। फिर मैं एडवर्टाइजिंग से थोड़ा बोर हो गया, इसलिए क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ पे आई विल कम एंड टेल स्टोरीज। सी, मैं आई एम अ बॉर्न स्टोरी टेलर। ओके, स्टोरी टेलर मतलब नहीं मैं किस्से और कहानियाँ सुनाता हूँ, वैसा नहीं है। लेकिन कोई एक सिचुएशन है जो घट रहा है, मैं उसको देखता हूँ, समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसको लेके मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक बनाता हूँ, फिर आपसे डिस्कशन करूँगा, आपसे कुछ मिला, फिर अपना चेंज करूँगा ओपिनियन। तो दैट्स द प्रोसेस आई हैव गॉन थ्रू ऑल माई लाइफ। तो मुझे एडवर्टाइजिंग में ऐसा लगा कि यू आर वर्किंग ऑन क्लाइंट्स ब्रीफ ऑल द टाइम्स। सो आई स्टार्टेड मेकिंग एड फिल्म्स, फिर एड फिल्म से टेलीविजन हो गया, और टेलीविजन के बाद सडनली अपने आप फीचर फिल्म मिल गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी, पर वो हो गई और एक सिलसिला चालू। चॉकलेट, ये 2005 की फिल्म है, जो अनिल कपूर, इरफान खान, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी। आपने गाना सुना, हल्का हल्का सा ये नशा? 2005 में तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। नहीं पैदा हो चुका था इतना 2005 में ऐसे 6-7 साल का। हाँ, तो उसमें इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, इरफान खान। एक्चुअली उस वक्त में मल्टी स्टारर फिल्में बननी बंद हो चुकी थी इंडिया में, और सस्पेंस थ्रिलर्स बनने बंद हो चुके थे। तो आई रिवाइव्ड द मल्टी स्टारर फिल्म एंड सस्पेंस थ्रिलर बोथ विद दैट। इट्स स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलाइज्ड फिल्म्स एवर। ओके, और वो पहली फिल्म थी जो पूरी लंदन में शूट हुई, पहली फिल्म थी जिसका फुल फिल्म का DI हुआ, पहली फिल्म थी जो हमने एक सुपर 35 में शूट की थी। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकली एंड फॉर्मेट वाइज अ रेवोल्यूशनरी फिल्म इन इट्स ओन वे। फिर उसके बाद मैंने गोल बनाई फुटबॉल पे, शायद आपने, जॉन अब्राहम, उसका गाना बड़ा हिट हुआ था, बिल्लो रानी। उसके बाद मैंने हेट स्टोरी बनाई। फिर उसके बाद मुझे तब तक ये लगने लगा कि दिस इज़ नॉट वाई आई केम हियर। ओके, और मैं एरोगेंटली तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बयान कर रहा हूँ। मुझे ये लगने लगा कि ये जो स्टार लोग जिनके मैं साथ काम करता हूँ, कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, और एकदम कुछ इन्हें दुनिया के बारे में तो पता नहीं है, और मेरी इंटेलिजेंस इनसे तो बहुत ज़्यादा है, और मेरी वर्ल्ड व्यू भी इनसे बेटर ही है डेफिनेटली। तो इनकी डमनेस मुझे नीचे ले जा रही है। वो खुद इतने डम हैं कि आपको वो नीचे ले जाते हैं, दे पुल यू डाउन। इसीलिए इंडियन सिनेमा इतना डम क्यों है? इंडियन बॉलीवुड की फिल्में इतनी डम इसलिए हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टार्स। देयर स्टार्स आर सो डम दैट दे मेक एवरी डायरेक्टर एंड राइटर बिकम डम, एंड दे अज्यूम द ऑडियंस इज़ वेरी डम। और तीसरा क्या है कि मैं तो एज अ राइटर डायरेक्टर गया हूँ, लेकिन मेरी फिल्म की औकात वर्ड सही नहीं, पर वर्थ उतनी ही है जितनी स्टार की है। तो फिल्म इज़ नेवर नोन बिकॉज ऑफ मी, फिल्म इज़ नोन बिकॉज ऑफ दैट डम एक्टर, डम स्टार। सो देन आई रिजाइन मेंटली फ्रॉम बॉलीवुड। और दूसरा मेरा प्रॉब्लम था कि बॉलीवुड का फॉर्मेट है, वो कहानियाँ बोलो जो लोग सुनना चाहते हैं। मतलब लोगों को वही नशा दो हर समय जो नशा वो करते आए हैं। मतलब तम्बाकू खाते हैं तो और तम्बाकू उनको और ज़्यादा जहर भर के दे दो। अगर वो 30% अल्कोहल की शराब पीते हैं तो 40% की उनको दे दो। अगर उनको ये तामसिक खाना जो खाते हैं बाज़ार में, उसमें अगर मसाला इतना पसंद तो और ज़्यादा तल दो उसको, और ज़्यादा मसाला डाल दो। अगर जो पकोड़े हैं वो एक बार तले हुए हैं तो 2-3 बार तल दो, तब तो मज़ा आएगा और ज़्यादा। यही है ना। तो ये एक तरह की थिंकिंग है। दूसरी थिंकिंग ये है कि नो, ऑडियंस इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यू प्रोवाइड देम विद वेरी इंटेलिजेंट मटीरियल, दे कंज्यूम इट, और ये सही भी है। तो आप ये देखिए कि एक ही बुक स्टोर होता है, वहाँ पे प्लेबॉय भी बिकती है और गीता भी बिकती है। गीता थोड़ी कम बिकती है, प्लेबॉय बहुत ज़्यादा बिकती है। तो ये सारा बेचने बाचने वाली बातों का जो गेम था, मैं उससे बाहर निकला। आई रिज़ाइन एंड देन आई स्टार्टेड totally reinvented myself, and I started my new career as an independent filmmaker. And then I made Buddha in a Traffic Jam, Tashkent Files, Kashmir Files, now The Vaccine War, Kashmir Unreported. Then we are making Delhi Files. Yeah. बुद्ध को मानते हैं आप? ऑफ कोर्स मानते, मतलब मैं बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध की जो इंसाइट्स हैं, वो मैं एक्सपीरियंस भी करता हूँ लाइफ में, और मैं नेचुरली भी समझता हूँ उसको। तो येस, इफ़ यू आस्क मी विच हु आर द फिलोसोफर्स आई एम क्लोजेस्ट टू, आई विल से बुद्ध इज़ वन ऑफ दोज फिलोसोफर्स आई एम वेरी वेरी क्लोज टू। लेकिन मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता हूँ जैसा कि बुद्धिस्ट लोग मानते हैं। तो मेरी नज़र में, क्योंकि बुद्ध ने तो खुद ही भगवान के अगेंस्ट
पूरा पंथ ही चालू है। भाई हिंदुइज्म में बुद्ध वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड नहीं, भगवान कोई नहीं है, एंड ही सेड कि देयर शुड बी नो माइंड, एंड सो ही प्रोपोगेटेड हिंदू फिलॉसफी को, उन्होंने नो माइंड पे ले जाके छोड़ा, राइट। हम मुक्ति की बात करते थे, उसी मुक्ति को उन्होंने मोक्ष कर दिया। ओके, तो दैट वाज, सो आई अंडरस्टैंड बोथ। मैं मुक्ति पे भी बिलीव करता हूँ, मोक्ष पे भी करता हूँ, दोनों को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन फिर कई, सॉरी टू से दैट, लेकिन अब इस दुनिया में ऐसा होता है, जो आदमी कहता है नहीं कोई भगवान नहीं है, उसी को लोग भगवान बना देते हैं। सबके साथ ही तो सबके साथ यही कबीर हुआ, के साथ ही हुआ, सबके साथ हुआ, सब हर, एक्चुअली किसी ने भगवान की कल्पना नहीं करी थी, राइट। ये तो हम लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि राम ने बोला होगा कि भगवान को मानो, या कृष्ण ने बोला होगा, हमने ही उनको भगवान बना दिया। मेरे ख्याल से हम सब भगवान ही हैं, ऑल ऑफ अस आर गॉड्स। अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा तत्वमसी लिखता ही रहता हूँ, 24 घंटे में लिखता हूँ। मेरी लाइफ की सिर्फ 2 ही फिलॉसफीज है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, तत्वमसी, और दूसरा एकला चलो रे, अकेले चलो। ओके, कोई भीड़ भाड़ से मतलब नहीं होना चाहिए, अपना रास्ता चलो, क्योंकि तुम आए अकेले हो, तुम्हें जाना अकेले, तो रास्ता भी अकेले ही चलो, ठीक है। किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है, और किसी को उंगली देने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा तत्वमसी, यू आर गॉड। ये मैं बिलीव करता हूं, मैं खुद बिलीव करता हूं। गॉड क्या है? गॉड एक वो शक्ति है जो कि नॉर्मल नहीं है, जो क्रिएटर की शक्ति है, जो क्रिएट करती है। तो आउट ऑफ नोवेयर व्हेन यू क्रिएट समथिंग, दैट इज योर पावर। आज जो ये पॉडकास्ट तुम कर रहे हो, इसमें हो सकता है तुम एक ऐसा थॉट क्रिएट कर दो, एक ऐसा आइडिया क्रिएट कर दो जो सारी दुनिया के काम आए। वही तो गॉड लाइक है, और है क्या? दिस इज वॉट आई बिलीव इन। धार्मिक हैं आप? बिल्कुल नहीं हूं मैं। धर्म को मानता हूं। धार्मिक यानी, धार्मिक से मतलब है आपका कि पूजा पाठ करता हूं? बिल्कुल जीरो माइनस, बल्कि बिल्कुल नहीं। हाँ, रीजन? इसलिए क्योंकि मैं रेपिटेशन पे बिलीव नहीं करता हूं। ये रेपिटेशन जो है, इसका कोई लाइफ में मीनिंग नहीं है। सारी दुनिया का ईगो क्या है? अहंकार। अब तुम फिलॉसफी में घुसना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। अहंकार क्या है? ईगो क्या है? ईगो है रेपिटेशन। आज मैं निकला, 4 लोगों ने मुझे सलाम किया, या मेरे घर में मेरे जन्मदिन में कश्मीर फाइल्स आने के बाद 100 गुलदस्ते आ गए। अब मैं चाहता हूं मेरे अगले जन्मदिन पे भी यही रिपीट हो, करेक्ट? लेकिन अगली बार 100 नहीं आए, 98 आ गए। अब मैं दुखी हो गया, और अब मैंने कहा नहीं, 100 तो आने चाहिए, और उसके लिए मैं फिर अब कुछ ऐसा करूंगा जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। हम चीजों को रिपीट करना चाहिए। सेक्स क्या है? सेक्स भी रेपिटेशन है। एक बार यू अबेंडन योर सेल्फ, इट्स अ सेल्फ अबेंडनमेंट, एंड सडनली यू से नहीं यार, अभी तो बार बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। लेकिन सेक्स जो है डिमिनिश हो जाता है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए तो आदमी फिर दूसरी शादी, तीसरी, ये अफेयर, वो अफेयर, क्यों वुमेनाइजर बोलते हैं? इसलिए तो क्योंकि आदमी फिर वो रेपिटेशन में वो रेगुलर चीज हो जाती है। इंसान का नेचर है इरेगुलर चीज को खोजना, जो वो जानता नहीं है, टू गो इन द वर्ल्ड ऑफ अननोन। लेकिन जब वो नोन हो जाती है, तो फिर आपको उसकी क्यूरियोसिटी चली जाती है, राइट? इसीलिए आपको गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क नजर आता है। और यही चीज धर्म के साथ है। तो लोग कुछ बुरा भी मान सकते हैं, पर सिंस यू आर अ यंग बॉय, सो आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज। और यही है रीति रिवाजों के साथ। रीति रिवाज का एक साइंटिफिक मीनिंग है। आप तिलक भी लगाते हैं, उसका भी साइंटिफिक मीनिंग है, सब है। लेकिन आप जब तिलक को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, या आप ताबीज को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, या आप कहते हैं मैं इसी के कारण यही मेरी पहचान है, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने ईगो को एक रिपीट मसाज देते जा रहे हैं, राइट? और अपने आप को कुंद भी करते जा रहे हैं। अब आप वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं कि पिताजी सुबह उठ के 8 बजे बस पूजा करते ही करते हैं। भले ही उनके दिमाग में स्टॉक मार्केट चल रहा है, दूसरी गर्लफ्रेंड चल रही है, रियल स्टेट चल रही है, बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, या बीवी का किसी से इश्क, बेटी का इश्क किसी से हो गया, उसके ऊपर गुस्सा है। क्या पूजा कर रहे हो तुम? कर क्या? पहली बात तो भगवान से क्या मांग रहे हो? मांग क्या रहा है इंसान? मांग क्या रहा है? क्या कर रहा है पूजा करके, राइट? Prayer is always a very alone process. It is not a collective process. तो फिर तो जो नेता के लिए नारे लगाते हैं और या कहते हैं भारत माता की जय, और वो बोलते हैं जय श्री राम, या बोलते हैं अल्लाहू अकबर, वो सब बराबर ही है। जो चीज आप आइडेंटिटी के लिए करते हैं, अपने ईगो के लिए करते हैं, वो धर्म नहीं है। वो एक सोशल परंपरा है, वो एक ट्रेडिशन है,
मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मैं स्टेज को के पाँव छूता हूँ, पहले नहीं करता था। फिर पल्लवी से मेरी शादी हो गई तो पल्लवी करती है, मैंने उसको देखा, मैंने समझा, तो मैं उसके पाँव छूता हूँ। क्यों करता हूँ वो मैं? क्योंकि मैं उसकी साइंस को समझ गया कि जिस चीज़ के ऊपर खड़े होके आपको सारी फेम मिलती है, जाने के पहले आप उसको सरेंडर करो, ठीक है? इसलिए मैं पाँव छूता हूँ उसको। लेकिन अगर मैंने कभी एक आध बार नहीं छुआ तो आई डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। और वो क्या है? वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि हाँ भाई ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। यहाँ मंदिर के सामने से निकले आपने या चर्च के सामने से लोग यूँ करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है? बड़े बूढ़े मिलते हैं, हम नमस्ते और उनके पाँव छूते हैं, ये हमारे रीति रिवाज है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म इज अ वेरी पर्सनल थिंग। धर्म के साथ राइचियसनेस जुड़ी है, राइट? धर्म के साथ रीति रिवाज नहीं जुड़े हुए हैं। ये गलतफहमी है लोगों की। मैं जब छोटा था तो मेरे घर में मेरी माता बहुत आस्तिक है। और आस्तिक है कि नास्तिक? आस्तिक है। और हमारे यहाँ मेरी भी माँ बहुत आस्तिक थी। छोटे पर से ही हमारे यहाँ संस्कार और आस्था सुबह सुबह चला दिया जाता था और उससे ही जागते थे हम। फिर उसके बाद मेरा काफ़ी रुझान हुआ, फिर मैंने ब्रह्म कुमारीज, ओशो और तमाम तरीके के दर्शन पढ़ने सोचे, देखा, समझा। अभी मैं अपने आसपास जब देखता हूँ अपने साथ के ही लोगों को, आप युवाओं की काफ़ी बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर के काफ़ी ऐसे रिजिड हो गए। जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत रिजिड हो गए। हाँ, उनकी अगर बात करें तो वो भी अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर। मुस्लिम्स का क्या है प्रॉब्लम कि उनके तो डीएनए में जो कोर है जो इस्लाम की, वही रिजिड है, जो कहती है देयर इज ओनली वन गॉड। वो आपको लिबर्टी भी नहीं देती, वो खुद ही रिजिड है, ऊपर से और रिजिड बना दिया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि हिंदूज भी बहुत रिजिड होते जा रहे हैं। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था कि वो भी अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर के रिजिड हो गए हैं। उनका ये कहना है कि हमारी आइडेंटिटी पे जब लगातार हमें क्वेश्चन किया जाएगा, बोला जाएगा, तो मैंने एक बदलाव भी देखा। जो मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा नहीं भी मानते थे धर्म को, वो भी अब उन आइडेंटिटीज़ को लेकर के चलने लगे हैं कि आप अगर हमें इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हम उसको अपने साथ रखेंगे, हम नहीं मानेंगे। साथ के साथ जो मेरे हिंदू दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो उन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी। हो सकता है उन्हें ये भी ना पता हो कि तुलसीदास ने क्या लिखा था, वाल्मीकि ने क्या लिखा था, लेकिन उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल में राम धनुष लेकर के मौजूद हैं। हनुमान, वो एंग्री हनुमान हैं। तो बाय द टाइम, और ये मैंने खुद देखा है, आपको तो इतना लंबा अरसा हो गया है, आपने तो बहुत सारे चीज़ें देख ली, मैंने ये बदलाव कुछ अपनी कॉन्शियसनेस में आने के बाद देखा है कि कैसे जो लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था खास, वो भी अब उन आइडेंटिटीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वोकल और रिजिड हो गए। जब आप इस बदलाव को देखते हैं, पहली बात तो क्या आप इसको बदलाव मानते भी हैं या नहीं मानते हैं? और जब आप इस तरीके के बदलाव को देखते हैं तो आप इसको क्या शब्द दे देते हैं? क्या इसे धार्मिक कट्टरता बोलना चाहिए, अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात बोलनी चाहिए, या किस तरीके से आप इसे देखते हैं? यार प्रॉब्लम है, अगर मैं ऑनेस्टी बोलूंगा तो बहुत सारे लोग को पसंद भी नहीं आएगी मेरी बात। बोलिए आपकी बात। नहीं, मैं ऑनेस्टली ही बोल सकता हूँ। तो वो क्या है कि अब देखिए जमाना तो बदलता है। आपकी जो माँ आप कह रहे हैं बहुत आस्तिक थी, तो उनकी मतलब हाँ, तुम जब छोटे थे, तुम्हारे बचपन, तो उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स कितनी थी? ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज हर आदमी मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है। हम लोग इतनी फालतू चीजें जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है उनको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम वो खाना खा रहे हैं जिसको खाने की जरूरत नहीं है। हम वो चीजें पी रहे हैं जो हमें पीने की जरूरत नहीं है। और भारत में उनका प्रचलन भी नहीं था। ठीक है, आप जब बड़े हो रहे होंगे आपने इतनी चॉकलेट्स नहीं खाई होंगी जितनी कि आज के बच्चे खा रहे हैं। तो ये जो हाइपर कंज्यूमरिज्म है, इसने हर चीज को मार्केट में कन्वर्ट कर दिया और हर किसी को कंज्यूमर और वोटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इतना ज्यादा हाइपर अग्रेसिव हो गया है सारा कंज्यूमरिज्म कि पॉलिटिक्स भी अब मार्केट प्लेस बन गई है। करेक्ट? और रिलीजन भी मार्केट प्लेस बन गया है। रिलीजन का पैसा तो देखिए आपने ये जो धर्म गुरु या ये गुरु और वो गुरु, ये फलाने, इनके आश्रम वगैरह देखे आपने कभी? 5 स्टार 7 8 10 स्टार रिजॉर्ट्स शर्म खा जाएंगे इनके सामने। ये सब प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स में घूमते हैं। आप कल्पना करिए कि बुद्ध प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, 10 उनके 50 बॉडीगार्ड चल रहे हैं बुद्ध के साथ, और उनके आगे पीछे लोग खड़े हुए हैं, वो खड़े हो रहे हैं, कोई उनके जूते के फीते बांध रहा है, कोई उनको माला पहना। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई धारणाओं की बात नहीं कर रहा हूँ।
और गौतम बुद्ध ने कमरे हैं जो आप 20-20 हज़ार में खरीद रहे हैं, फिर गौतम बुद्ध जाके कभी अक्षय कुमार के साथ, कभी कंगना रनौत के साथ, कभी करिश्मा कपूर के साथ वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हैं ये कौन सा धर्म है? ओशो ने भी आश्रम बनाया था, ओशो तक ठीक था, उसी ने कैपिटलिज्म चालू किया। वायरल उनके बारे में तो ओशो ने ही शुरू किया। आई लव ओशो, ओशो ने ही शुरू किया। और लेकिन ओशो ने इतना भी कमर्शलाइज नहीं कर दिया था, खुद तो इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ था, खुद तो अपने आश्रम में रहता था, चुपचाप अकेले रहता था और दुनिया से मतलब नहीं था, उसको अपनी बात बोलता था। उसने हर धर्म को गाली दी है, हर धर्म की तारीफ की है। उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बोलने वाला व्यक्ति तो इस विश्व के इतिहास में कभी चला नहीं धरती पे। ही इज़ अ यूनिक, और वो भी कल का बुद्ध होने वाला है, आप लिख के ले लो। आज है ही, आज सारे लोग जो जानते भी नहीं है सब यूट्यूब में उसी के वीडियो देखते रहते हैं। पर ये जो मॉडर्न आजकल के जो हैं, कोई इसके नाम से कोई, ये क्या है? ये तो ब्रांड्स हैं, तो प्रोडक्ट्स हैं ना। तो जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी तो यही कर रहे हैं, वो बियर बाइसेप भी यही कर रहा है, ये भी यही कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया से अपनी अपनी ब्रांड इक्विटी बढ़ा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी ब्रांड इक्विटी बढ़ाने में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मैं उसको धार्मिक नहीं मानता ही नहीं हूं मैं। वो धर्म है ही नहीं, पहली बात। और क्या सिखा रहे हैं? क्या वही मोटिवेशनल कोट्स इधर उधर बोल बाल के अपना काम चला रहे हैं? राइट? एब्सोल्युटली नॉट। तो धार्मिक कौन है? आपकी माँ जो आपसे प्यार करती है अनकंडीशनली, और जो आपका वैल्यूएशन नहीं करती बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करती है, वो धार्मिक है, वो धर्म का काम कर रही है। वो गाय जो अपने बछड़े का दूध तुमको पिला रही है अनकंडीशनली, वो धर्म का काम कर रही है। ये धरती जो तुमको लगातार इतनी विपदाओं के बावजूद अन्न दे रही है अनकंडीशनली, वो धर्म का काम कर रही है। उसके अलावा ये बाकी सब नौटंकी चल रही है जिसमें सब पात्र हैं, अपना अपना गेम खेल रहे हैं। धर्म, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिक्स, ये तीन का जो नेक्सस है आज ये दुनिया को डोमिनेट करता है। किसी भी वक्त में कुछ नेक्सस हैं जो डोमिनेट करते हैं। कभी माफिया एंड पॉलिटिक्स करती थी, अब उसमें रिलीजन भी जुड़ा है। तो ये तीन चीजें आप समझ लीजिए, मनी जो कॉर्पोरेट से आती है, मनी, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब इनका मार्केट कैसे चलेगा भाई? आप जब तक कोक के लॉयल कस्टमर नहीं बनेंगे तब तक कोक का मार्केट नहीं बढ़ेगा। और कोक के लॉयल कस्टमर बनने के लिए कोक आपसे क्या प्रूफ मांगता है? उसे तो नहीं पता आप क्या पी। आप पेप्सी को गाली दें तो कोक और पेप्सी वाले जब मिलते हैं, आप कभी भी देख लीजिए, आप सड़क आप जाइए दुकान में, कानपुर में चौराहे पे और स्वरूप नगर के चौराहे पे जाइए और आप बोलिए क्या पियोगे, और आप कोक के शौकीन है और उसने बोला पेप्सी पीऊँ। अरे पागल हो गए यार, पेप्सी तो इतना बेकार मीठा मीठा होता है, वो क्या पी रहे हो? एक तीसरा आएगा कहेगा गुरु थम्स अप पीना चाहिए, तुम जानते ही नहीं हो। राइट? और वो क्यों? तो वो ये नहीं बोलेगा मुझे पेप्सी का शौक है, कोक बेकार होता है। ठीक है? यही गेम पूरा खेला जा रहा है। आप तब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं है जब तक आप सामने वाले को गाली ना दें। तो आप दूसरे की आइडेंटिटी को गाली दीजिए और आपकी आइडेंटिटी ठीक है। दिवाली होली पे इतना हंगामा, भारत जो है मूलतः तो हिंदू ही राष्ट्र है, चलो 80% तो हिंदू राष्ट्र है, करेक्ट? इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इस दुनिया में ना भाई। तुम एम्बैरेस फील कर रहे हो क्योंकि तुम बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हो तो तुम करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र तो बहुत बड़ा शब्द है ना अभी की पॉलिटिक्स पे। पर भाई पॉलिटिक्स तो आपने बना दी उसकी, और हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से था ही। इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाओ, किस पे चल सकता है हिंदू राष्ट्र बोला भारत को। मैं डंके की चोट पे कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के जो मुस्लिम है वो भी तो आधे हिंदू ही हैं, इसलिए नहीं कन्वर्ट हो गए। उनके रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, खाना पीना तो हिंदू इकोसिस्टम से आया है। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि फिर विवेक जी की हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में हिंदुस्तानी मुसलमान कहाँ है और कैसे है? जैसे बाकी बुद्ध लोग हैं, जैसे जैन लोग हैं, जैसे सिख लोग हैं, जैसे जीव लोग हैं, जैसे बाकी लोग हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी कि आप यहाँ पे वेलकम नहीं है। जैसे अमेरिका जाके, अमेरिका इज एन अमेरिकन कंट्री, यू गो देयर यू बिकम एन अमेरिकन, राइट? तो इसी तरह से ये हमारे रीति रिवाज है, कल्चर है, या जो आया हमारा होता गया, सब हमारे भाई बहन ही है। ये कोई हमसे दुश्मनी थोड़ी है। दुश्मनी तो आप क्रिएट कर रहे हैं ये बोल के कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप 80% लोगों को हर समय गुस्से में रखते हैं और जिसका नतीजा मुस्लिम लोगों को फेस करना पड़ता है। आप कह दीजिए हाँ भाई ये तो हमेशा से हिंदू। एक बार बताओ, ये कौन सा सिविलाइजेशन है? ये जो 5000 साल से सिविलाइजेशन चल रहा है इसका नाम क्या है? इंडस वैली।
इंडस वैली? अरे इंडस सब बाद में आया। सिविलाइजेशन क्या है बताइए। भारतीय सिविलाइजेशन बोल सकते हो, हिंदू सिविलाइजेशन बोल सकते हो, इंडियन सिविलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया वर्ड ही आया अभी कुछ वक्त पहले। इंडिया पे तो अब और भी कुछ आ गया है। वो ठीक है मैं उससे ज्यादा कंसर्न नहीं। तो या तो तुम इसको भारतीय सिविलाइजेशन बोल सकते हो, हिंदू सिविलाइजेशन बोल सकते हो। और हिंदू सिविलाइजेशन बोलने में इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हिंदू वर्ड है, हिंदी वर्ड है, ये भी तो हमारा नहीं है, ये भी तो बाहर से आया है। ये कौन सा संस्कृत का वर्ड है? ये तो फारसी वर्ड है ना। हिंदवी शब्द, हिंदी भाषा का भी जो शब्द है हिंदवी, वो भी तो हमारा शब्द नहीं है। जिसको तुम हिंदी समझते हो उसमें आधे से अधिक तो फारसी शब्द घुसे हैं जो आते गए बनते गए। उससे समस्या इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कहां से क्या इन्फ्लुएंस आया। इंडियंस भी जो अमेरिका गए हैं, आज न्यूयॉर्क स्टेट ने दिवाली की ऑफिशियल छुट्टी घोषित कर दी अमेरिका में। तो क्या अमेरिका का कैरेक्टर चेंज हुआ क्या? अमेरिका जिसको बोलता है दिस इज अमेरिकन डेमोक्रेसी, उसका कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ, वो इंक्लूड हो गया उसके अंदर। और जो भारतीय लोग हैं वहां पे भी दिवाली अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से मनाएंगे, ना कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से। करेक्ट? आप इंडिया से जैसे ही निकलते हैं, सारी दुनिया भारत को हिंदू राष्ट्र मानती है। आप कहीं भी चले जाना, मुस्लिम भी जाएगा यहां से तो लोग कहेंगे यू आर अ हिंदू। जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेट किया था तो वो किसको इन्वेट कर रहे थे? मुस्लिम कंट्री को कि हिंदू कंट्री को? तो हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। अब उसको लेके तुम लड़ाई लड़ने लगो कि नहीं साहब अब हिंदू राष्ट्र जाए। वही कश्मीर की बात, कश्मीर वॉज अ हिंदू लैंड। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद ये बात पता होनी चाहिए कि इट्स ऑलवेज बीन शंकर और शिव पहले आए कि इंडिया में मुस्लिम्स पहले आए? कौन आया पहले? शिव आए ना। उनकी कल्पना आई होगी, चलो व्यक्ति नहीं रहे होंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये तो हिंदू राष्ट्र है। ब्रिटेन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, यू कांट डिनाई इट, वॉट एवर दे कॉल देमसेल्व्स। पर सब मिलजुल के तो रह ही सकते हैं। ये तुम्हारा ऑफिस है, लेकिन मैं आया हूं तो कॉफी चाय तो मैं पी सकता हूं, या नौकरी करने लगूं तो आई विल बिकम वन ऑफ यू। तो यहीं के तो प्रोटोकॉल मैं यूज करूंगा। एक क्यों कहते हैं कि ये इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, क्या मतलब है इसका? है तो इंडिया में दोनों कंपनियां, क्योंकि वहां मल्टीनेशनल प्रोटोकॉल चलते हैं, यहां पे इंडियन स्टाइल प्रोटोकॉल चलते हैं। लाला जी के प्रोटोकॉल डिफरेंट है और सिलिकॉन वैली में बैठे हुए सीईओ के प्रोटोकॉल्स अलग है। तो मुस्लिम्स भी तो यहाँ, मेरे तो गांव के जो मुस्लिम है वो तो सब दिवाली होली मनाते हैं और जब निकलो तो राम राम भैया बोलते हैं मेरे को। बनारस के मुस्लिम हर हर महादेव बोलते हैं। हिंदू लोग भी तो मुस्लिम लोगों को अस्सलाम वालेकुम और जनाब कैसे हैं और मियाँ क्या चल रहा है। यही इंडियन कल्चर है और इसी। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या बुरी बात है इसमें? इसको लड़ाई क्यों लड़नी? इसमें किस बात की लड़ाई? क्या मुस्लिम जो यहाँ रहते हैं वो ये कहना चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र है क्या? रिलीजियसली, चलो हम रिलीजियसली बात करते हैं। क्या कोई ऐसा मुस्लिम है आपके ऑफिस में, कोई उससे पूछिए भैया क्या तुम मुझे बताओ क्या ये इस्लामिक राष्ट्र है क्या? तो अगर हिंदू राष्ट्र नहीं तो है क्या? है क्या? बोल रहे हैं डाइवर्स है, सब रह रहे हैं। तो डाइवर्सिटी का रिलीजन से क्या लेना देना है? डाइवर्सिटी तो बहुत अच्छी। अच्छा, कितना मतलब ये बोलना जरूरी कितना लगता है आपको कि जैसे आप जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं आप, तो अगर ये ना बोलें कि हिंदू राष्ट्र है, क्या इसके बिना जो एक कल्चर है जिसमें सब रह रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब आपने बताया कि उसमें आप कानपुर जाओ, अगली बार बोल देना ये कानपुर नहीं है, बोल देना भैया कानपुर नहीं है। अमेरिका में ये लड़ाई चल रही है कि भाई आपको यही क्यों बोलना है कि यू आर अ मैन और वुमेन। क्या इसको बिना बोले काम नहीं चल सकता? तो तुम बोलो अभी माइक पे कि आई एम नॉट अ मैन। तुम्हें मंजूर है, मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरी तो अच्छी कट गई, तुम निपटो, तुम्हारा फ्यूचर है, मेरी तो उम्र कट गई अच्छी हंसते खेलते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं तो खुद इसमें पढ़ता ही नहीं धर्म, और मैंने तुमसे खुद बोला ये बात। मैं ये रीति रिवाज और इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं। मैं कोई ऐसा पाखंडी भी नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ और मैं हिंदू फिलॉसफी पे बिलीव करता हूँ, उसका बहुत बड़ा आर्डेंट एडवोकेट हूँ। सारी दुनिया में हिंदू फिलॉसफी की ग्रेटनेस जाके प्रवचन देता हूँ, स्पीचेस देता हूँ, उस पर किताब भी लिखता हूँ। मेरी अगली बुक आ रही है बुक ऑफ लाइफ, पूरी हिंदू फिलॉसफी पे। बुक ऑफ द बुक ऑफ लाइफ आज ही लॉन्च हुई है एक्चुअली। अच्छा, लॉन्च अभी हुई है, अभी अमेजोन पे है, मेरे पास कॉपी नहीं है। तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप बोले ना बोले, पूरा वर्ल्ड तो हमें हिंदू कंट्री मानता ही मानता है। और जो इंडिया के मुस्लिम्स, उनको तो पाकिस्तानी लोग भी मुस्लिम नहीं मानते।
अरब लोग भी नहीं मानते उनको मुस्लिम। आप दुबई में भी जाओ तो लोग समझते हैं ये तो सब हिंदू हैं, isn't it? तो आई मीन जैसे लोग ज्यूज और क्रिश्चियंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इस तरह इंडिया के हिंदू मुस्लिम में भी डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। और मुस्लिम ही क्यों, फिर अगर मुस्लिम्स की इतनी बात होती है, सिखों की क्यों नहीं होती, जैन्स की क्यों नहीं होती? असली माइनॉरिटी तो वो है, और मुस्लिम्स माइनॉरिटी है भी नहीं। पहली बात तो दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। ये लड़ाई चल रही है द लार्जेस्ट मेजॉरिटी एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के बीच में। ये कोई माइनॉरिटी शोषित ऑप्रेस्ड वर्ग नहीं है। और ये सारे प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बोलते हैं। एक बार आप इसको बोलिए कि हां ये हिंदू राष्ट्र है, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन घर में बच्चे होते हैं बहुत झगड़ा करते हैं, मारा पीटी करते हैं, मेरा कमरा है, मेरा उसका कमरा है, ये बंटवारा कर दो, बाप लौट के आता है दुबई से 10 साल बाद, कहता है सुनो सारे बच्चों, ये मेरा घर है, मैं इसका बॉस हूं, आज से तुम सब अपनी अपनी जगह रहो, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। हमने इस डिस्कशन को ओपन छोड़ दिया है, एंड विच इज रॉन्ग। जब आप इतना खुल करके सारी चीजों पे बात करते हैं तो इसका नुकसान होता है आपको? मतलब ऐसा लगता है आपको कि कुछ क्या नुकसान? अब मुझे बताओ, मैं ऐसी कौन सी बात कर रहा हूं? नहीं करते हैं, मतलब जनरली। भाई देखिए, मैं मुस्लिम्स के तो अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे मुस्लिम से तो बड़े दिली रिश्ते हैं, मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं हूं। आई लव सो लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इस्लामिक कल्चर ऑल्सो। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक लैंग्वेज ईजाद की है यहाँ पे, जिसका नाम है उर्दू। अमेरिका जो अपने को इतना सेक्युलर बोलता है, क्या उन लोगों ने कर दी कोई ऐसी लैंग्वेज ईजाद? आप बताइए, कभी किसी अमेरिकन को देखा है कोई मुस्लिम दिखे और कहे मियाँ सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, कैसा चल रहा है? कभी सुना है ऐसा? पर हर हिंदुस्तानी करता है मुस्लिम को देख के, क्रिश्चियन को देख के नहीं करता होगा, मुस्लिम को देख के करता है। आज हिंदुस्तान का हर आशिक जो है वो शेर पढ़ता है जो कि मुस्लिम शायरों ने लिखे हुए। अमेरिका करता है, इतनी सेक्युलर और इंक्लूसिव कंट्री बोलता है अपने को। दिखा दो एक वहां का लड़का लड़की कोई बोलता हो रूमी के कपलेट्स। हमारी हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई उर्दू का कपलेट कोट किया जाता है, हमारे गानों में होता है। हमारी फिल्मों में हीरो या हीरोइन आखिर में या तो पीर बाबा के यहाँ चले जाते हैं, या दरगाह पे चले जाते हैं, या किसी मस्जिद में चले जाते हैं और वहाँ पे गाना होता है अल्लाह के बारे में या खुदा के बारे में, और उसके बाद वो क्लाइमेक्स में रिजॉल्व होता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ हिंदू कल्चर। इसलिए हिंदू राष्ट्र है ये सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, एज अ फिल्म मेकर आई एम टेलिंग यू विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने मुस्लिम सोशल नाम का एक जॉनरा क्रिएट किया है। हॉलीवुड की औकात करने की? इतना मुस्लिम वो लोग करते रहते हैं अपीजमेंट, हर समय इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। अगर है कोई माइकल लाल वहां पे बना के दिखाए, बोले दिस इज अ मुस्लिम सोशल जॉनरा। हमने महबूब की मेहंदी और इस तरह कितनी फिल्में, वो राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना के ईरा की जो 70s 60s की फिल्में हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म हो, निकाह और ये, और कितनी फिल्में बनाई हैं, कम से कम 50-60 फिल्मों की लिस्ट, जिसका नाम हमने दिया मुस्लिम सोशल। उनको बोला जाता था मुस्लिम सोशल, उनके पोस्टर पर लिखा जाता था मुस्लिम सोशल। वी हैव डन दैट। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू सभ्यता है, हिंदू कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, इंक्लूसिवनेस की। आपको पता है सारी दुनिया में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वर्ड चलते हैं। हमारे हिंदी में और संस्कृत में एक्सक्लूसिव का ट्रांसलेशन ही नहीं है, डिवोर्स का ट्रांसलेशन ही नहीं है। मतलब ये हमारी साइकी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी सोसाइटी में। ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको झूठ बोलने के लिए सेक्युलर वर्ड यूज करना पड़ता है। करेक्ट? हमारे ऐसा नहीं है। आज अगर 20 करोड़ मुस्लिम हिंदुस्तान में रह रहा है सेफली, ये मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया में 15, 20, 25 हजार रुपए दे के मौलाना को बुला लेना, एक हिंदू स्वामी को, सब एक्टर हैं वो सब, उन एक्टरों को बुला के गाली गलौज आपस में करवा देना, या बीजेपी की स्पोक्समैन पर्सन और वो उनकी दुकानें चल रही हैं, उसमें मत जाइए। आम आदमी, आप कानपुर जाते हैं, रिक्शा वाला आपको मुस्लिम है, वो लेके जाता है लुंगी पहन के, आपको कभी प्रॉब्लम होता है या उसको प्रॉब्लम होता है आपसे? अमेरिका में आप देखिए कैसे क्रिश्चियन लोग देखते हैं मुस्लिम्स को और मुस्लिम्स देखते हैं क्रिश्चियंस को। दिस इज द ओनली कंट्री जहां पे कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए संभव है।
अधिकतर लोग जो बॉलीवुड से आ रहे हैं या जो सिनेमा में काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है यार पॉलिटिक्स मत पूछो, ये इन सब चीजों में मत जाने दो, बात कर लो, फिल्म पे बात कर लो। सही बात क्या है। लेकिन आप जब खुल करके बात करते हैं, आपने कहा पूछो जो पूछना है, तो जब आप ये बोल रहे हैं कि पूछो जो पूछना है और पॉलिटिक्स पे आप इतनी खुल करके बात कर रहे हैं, तो उसके फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। आप भी काम कर रहे हैं भाई, सिनेमा आपके लिए एक प्रोफेशन भी है ना, आपका उसी से घर चल रहा है। तो जब आप उस पर बात करें तो वो क्या फायदे और क्या नुकसान है? जो नुकसान भी आपको झेलने पड़ते होंगे मेरे ख्याल से, या नहीं झेलने पड़ते? झेलने, अब मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई लेकिन झेलने पड़ते, झेलने पड़े यार। फिर भी इतना मुखर होकर के और इस बाइनरी में ना जाते हुए कि नहीं बात करनी है, आप कैसे करते हैं? देखो, हर आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? इंसान का नेचर झूठ बोलना नहीं है। हर कोई झूठ क्यों बोल रहा है? इसलिए झूठ बोल रहा है कि वो अपना नुकसान नहीं होने देना चाहता है। इसलिए वो झूठ बोल रहा है। नो नो, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। उसको लगता है कहीं उसने गलती से बोल दिया तो ऐसा ना उसका जॉब चला जाए, सोसाइटी ऐसे देखने लगे, लोग कहे अरे ये तो मुस्लिम से नफरत करते हैं, अच्छा ये तो हिंदू हैं, मतलब आरएसएस के हैं या वीएचपी के हैं या ये बड़े, इससे डरता है आदमी, दिल में कुछ और सोच रहा है। करेक्ट। एक स्टार से सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब मिलते हैं, दिल में तो वो सब जानते हैं कि ये इडियट बैठा है सामने, तुम्हारे गधा बैठा है, ना ये से एक्टिंग आती है, ना इसे दुनिया के बारे में कुछ पता है, ये हैंडसम है, गुड लुकिंग है, बस इतनी इसका एक कैपेबिलिटी है, और थोड़ी पॉलिटिक्स जानता है इंटरनल। करेक्ट। और पैसा है तो अपनी हाइप क्रिएट करता रहता है 24 घंटे। पर दुनिया में सबसे बड़े नर्क में तो वही रह रहा है, सबसे दुखी त्रास में तो वही जिंदा है, सुबह शाम नर्क में, नशे में डूबा हुआ। लेकिन मुंह पे सब क्या बोलते हैं? भाई यू आर ग्रेट, अरे क्या बात है सर, क्या बात है, अरे यू आर द ग्रेटेस्ट। उसको भगवान बना देते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं उसके मुंह पे, उसको और नरक में भेजने का काम कर रहे हैं। वो तो दुश्मन है आपके। तो हमने झूठ बोल बोल के सबको टोपीबाजी सिखा दी है इस देश में। कोई सत्य नहीं बोलना चाहता। और अब हम लोग कहते हैं फ्री स्पीच, फ्री स्पीच। फ्री स्पीच का इस देश में जो भी बोल रहा है उसका एक ही मतलब है कि मुझे बोलने दो, तुम मत बोलो। मैं तो तुम्हें गाली दूंगा, तुम पलट के मुझे गाली नहीं दे सकते। ठीक है। तो मैंने ये सोचा, ये मेरी जिंदगी है, मैं एज अ फिल्म मेकर नहीं बोलता हूं, मैं विवेक अग्निहोत्री की तरह बोलता हूं। और मैं, आपने बुद्ध का नाम लिया था, मैं बुद्ध से बड़ा प्रेरित हूं, और मैं ओशो से भी बड़ा प्रेरित हूं, इसलिए मैं खुल के बोलता हूं। तो कल को तुम जब मुझसे मिलोगे, जो है वही दिखेगा तुमको, है ना। और यानी कोल्ड ड्रिंक के नाम पे मैं तुमको पानी में शक्कर की जगह जहर घोल के नहीं पिलाने वाला हूं। लेकिन जो भी आदमी आपको ये हिपोक्रेटिक बातें कर रहा है, वो आपका नुकसान कर रहा है। और सोसाइटी को, इसलिए क्या होता है, देखो गाना अच्छा क्यों, वेस्ट में म्यूजिक इतना अच्छा है और हमारा फिल्म म्यूजिक इतना बुरा क्यों है? क्योंकि हमने बेसुरे लोगों से गाने गवा के, गंदे लिरिक्स लिख के, गंदी मेलोडीज बना के, चुरा चुरा के गाने, जो पूरे 130 करोड़ लोग हैं, जो यंग जनरेशन जितनी भी है, उनका जो कान में सुर सुनने की जो आदत होती है, जो एक्सपर्टीज हो जाती है कान को, वो हमने उनसे छीन ली है। तो हमने, आप एक बच्चा है, वो फूलों की टोकरी के बगल में सोता है, और धीरे धीरे वो फूलों की टोकरी में एक मछली डाल दी सड़ी हुई, फिर दूसरी डाल दी, और धीरे धीरे वो हटा के उसको सड़ी हुई मछलियों की टोकरी रख दी। अब उसको मछलियों के साथ सोने की आदत पड़ गई सड़ी बदबू में। अब उसका, आपने एक दिन वो मछली हटा देंगे और आप फूल रख देंगे तो वो सो नहीं पाएगा, कहेगा ये कहाँ से यार बदबू डाल दी। ये हमारी समस्या हो गई है। हमने गलत बातों का जहर घोल घोल के आज कोई भी अच्छी बात करो तो लोग कहते हैं आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसमें हिम्मत की क्या बात है? लोगों ने कहा आपने कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत तो नेचर ने, भगवान ने दी आपको। जब तुम पैदा हुए थे, डरते थे किसी चीज से क्या? अंधेरे कमरे में जाने से डरते थे, या कहीं से कूद जाने में डरते थे, या पानी बरस रहा है उसमें दौड़ते हुए चले जाते थे, बरसात में डरते थे। अब डरते हो? अभी कोई बोल दे यार बाहर बारिश हो रही, कहोगे चल 10 मिनट बैठ जाते हैं, थोड़ा फेस टाइम में टाइम निकाल लेते हैं। अब डरते हो तुम इन सब चीजों से। अब तुम्हें रात को अंधेरे में जाने में डर लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है डरना। तो ऐसा फिल्म, हर फिल्म मेकर में हिम्मत होनी चाहिए सत्य पे फिल्म बनाने की, राइट? तो मैं जो कर रहा हूं वो तो नेचुरल चीज है। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप में हिम्मत क्यों नहीं है ये काम करने की। सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुझ में ये हिम्मत क्यों है। ये तो भगवान ने गिफ्ट की है, करेज। तो फ्री स्पीच तो आदमी का नेचर होना चाहिए, और हेट स्पीच भी अलाउड होनी चाहिए। जब हेट स्पीच अलाउड होगी तो आपके कानों को आदत पड़ेगी हेट्स
आई लव यू और आई हेट यू में ज्यादा फर्क नहीं है। आई लव यू बोलने वाले भी कत्ल करते हैं और आई हेट यू वाले भी कत्ल करते हैं, और दोनों का कत्ल उतना ही ज्यादा ग्रूसम होता है। आई लव यू बोलने वाले भी पत्थर मार के सर पे लड़की को मारते हैं, आई हेट यू बोलने वाले भी पत्थर मार के लड़की को सर पे कुचलते हैं। दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। आई लव यू बोलने वाला भी तुम्हें वही ठेस पहुंचाता है। आई हेट, आई और यू जब तक वही है और बीच के शब्द बदल रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। तुम आई और यू को चेंज कर दो और फिर मुझसे लव और हेट की बात करो। तो अगर मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं तो मैं प्यार से दे रहा हूं या नफरत से दे रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता? गाली ही तो दे रहा हूं। तो हेट स्पीच शुड बी अलाउड, क्योंकि हेट स्पीच को बंद करने के चक्कर में बहुत सारे गंदे लोग, इविल लोग सोसाइटी में हीरो बन गए। हीरो मतलब फिल्म के हीरो नहीं, बट दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। बंद करने की वजह से बन गए, ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट देम। यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट कॉर्पोरेट्स टुडे, दे विल सू यू। हर आदमी आपको सू करने पर लगा हुआ है। आई थिंक इट शुड बी अलाउड। ठीक है ना, क्या होगा? तुम्हें 100 गालियां पड़ेंगी, कोई तुम्हें क्या करेगा? माँ बहन की गाली दे देगा तो तुम्हारे को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? लेकिन अगर तुम्हें हर कोई झूठी बोलता रहे, तुम बड़े अच्छे बड़े अच्छे बड़े अच्छे आदमी हो, सब बोलते रहे तुम बड़े सुंदर आदमी हो, कोई तो बोले आके कि नहीं भाई तुम सुंदर नहीं कुरूप हो, तब तो तुम्हें रियलिटी चेक हो। सोसाइटी से हमने रियलिटी चेक के सिस्टम्स ही हटा दिए हैं। हर आदमी एक दूसरे को मारने पर लगा हुआ है। बट हेट स्पीच से तो इतना कुछ बवाल फैल रहा है। तो हेट स्पीच नहीं है क्या अभी? चूंकि वो लीगल नहीं है, अलाउड नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा है। तुम अभी अलाउ कर दो, 2 सेकंड में सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। मतलब विवेक जी बोल रहे हैं कि हेट स्पीच अलाउड होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं इस पे सवाल नहीं पूछूंगा तो कमेंट बॉक्स में लोग मुझे धर लेंगे बहुत बुरी तरह से। नहीं, जो लोग धर रहेंगे उनको पता नहीं भाई, तो हेट स्पीच ही तो चल रही है हर जगह। और चल क्या रहा है? आप देखिए, हर पॉलिटिशियन तो खड़े होकर दूसरे को गाली दे रहा है। हर धार्मिक आदमी दूसरे धर्म वाले को गाली दे रहा है। टीवी खोलिए रात को तो ये मौलवी उस साधु को गाली दे रहा है, वो बंदा इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। हर आदमी इंडिया अमेरिका चाइना को गाली दे रहा है, इंडिया पाकिस्तान को गाली दे रहा है, पाकिस्तान इंडिया को गाली दे रहा है। हर आदमी एक दूसरे की तरफ हेट ही तो फैला रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हेट स्पीच, मतलब अभी ज्यादातर नैरेटिव तो ये है कि हेट स्पीच लोगों की जान ले रहा है? अरे मैं कह रहा हूं इसको लीगल कर दो। अभी चोरी छिपे हो रहा है, अभी सब यानी एक दिखावे में हो रहा है। बोल दो हाँ हेट स्पीच इज अलाउड। जब दिखावे में हो रहा है, चोरी छुपे हो रहा है, तब लोगों की जान जा रही है। आप ये बात मानते हैं कि इसीलिए ही जा रही है। तुम जितना ज्यादा किसी चीज पे बांध लगाओगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ेगा। बांध को खोल दो। आपके बच्चे से खुल के सेक्स की बातें करो, उसमें परवर्जन नहीं आएगा। और सेक्स का नाम सुनते ही साथ अगर तुम बाप हो और तुम्हारे कान खड़े हो जाए, या तुम देख रहे हो और किसिंग सीन आया फिल्म में, जैसे ही बच्चा आया बंद कर दिया, नहीं तुम मत देखना तुम मत देखना, वो बच्चा पक्का परवर्ट बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता उससे बचे तुम, क्योंकि वो बांध तुम बनाते जा रहे हो। उस बांध को तुम खोल दो। इंसान का दिमाग उसी चीज की तरफ भागता है जिस तरफ उसे रोका जाए। ये सत्य है। तुम ऐसे नहीं खाते होगे मिठाई। मैं अभी तुमसे बोल दूं आज के बाद तुम मिठाई नहीं खा सकते, अब तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे मिठाई घूमती रहेगी। तो इसका कोई और रास्ता नहीं है? मतलब हाँ यार, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हमको। फ्री स्पीच का क्या मतलब है? अगर आप हेट स्पीच नहीं अलाउ करें तो फ्री स्पीच कैसे हो गई? बट उसके साथ एक फ्री स्पीच के साथ जिम्मेदारी। हाँ तो वो अब वो आदमी सीखेगा धीरे धीरे। वो सीखेगा कि भाई इसके रेपरकशंस हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैंने इसको बोला कि तुम तो यार बदसूरत आदमी, तो उसने मेरी और 10 चीजें बता दी मेरे को। तो अब मैं आज से नहीं बोलूंगा भाई किसी को। मैं पत्थर फेंकता हूं तो पलट के पत्थर आता है। लेकिन अभी आपने बोला पत्थर अलाउड ही नहीं है मारना, मतलब हेट स्पीच अलाउड ही नहीं, और दोनों हेट स्पीच दे रहे हो। कहते देखो ये मुझे हेट स्पीच बोल रहा है। आपने क्यों बोला साहब? क्योंकि वो बोल रहा था। करेक्ट। अभी जैसे राइट हुई हरियाणा में, नो हमने कवर भी किया। आपने किया कवर? आप बताइए, हेट स्पीच के कारण तो हुआ है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपने उसको रोक के रखा है। आप बोल दो हाँ ठीक है, एक दूसरे को गाली दो जितनी देनी है। आपको लगता है कि हमारा समाज इतना सभ्य और समाज सभ्य इसलिए नहीं है, सभ्य इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसको झूठ 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 बोलते हो 24 घंटे। आप उसे झूठ बोलते हो। अरे तुमने झूठ बोल रखा है, तुम सेक्युलर हो, तुम सेक्युलर हो, तुम सेक्युलर है। आपको मैं एक अच्छा दूसरा झूठ बताता हूं। बेटियां तो बेटों जैसी होती हैं, ये झूठ नहीं है। क्यों होती हैं भाई बेटियां बेटों जैसी? बेटियां बेटियां होती हैं, बेटे बेटे होते हैं।
कोई किसी की तरह नहीं होता। अगर एक जैसे होना होता तो भगवान दोनों को एक ही बनाता। दोनों की अपनी आइडेंटिटी हम है। तो साहब बड़े सेक्युलर हैं। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, या डेमोक्रेसी क्या है? ये एक प्रतिस्पर्धा है वोट्स की। आप कहते हैं भाई ये मेजॉरिटी की चलती। आपने सिस्टम ही क्रिएट किया है डेमोक्रेसी का, जो कि मेजॉरिटी को सेलिब्रेट करता है, जो कहता है जिसको 51 वोट मिल गए वो आज से बादशाह है, जिसको 49 मिले वो रंक है। करेक्ट? तो जब आप मेजॉरिटी को ही प्रमोट करने के लिए सारी प्रोसेस है डेमोक्रेसी की, तो फिर मेजॉरिटेरियन होने में क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं एक बात बताता हूं, सोक्रेटिस ने फ्री स्पीच का इस्तेमाल किया था। उसने बोला था ये डेमोक्रेसी जिसमें सबको वोटिंग राइट्स होंगे, अंततः ये मोबोक्रेसी बन जाएगी, क्योंकि इसको शराबी, जेब कतरे, चोर, उचक्के, रेपिस्ट ये लोग टेक ओवर कर लेंगे। यंग लोग जिनको कोई वर्ल्ड की नॉलेज नहीं वो टेक ओवर कर लेंगे और मोबोक्रेसी हो जाएगी। इसके लिए उसको जहर का प्याला देके मार डाला गया था। पर आज सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है ना मोबोक्रेसी थी। जिसको तुम हेट स्पीच समझते हो वो हेट स्पीच नहीं होती, कई बार वो सत्य होता है, पर हम सत्य को छुपाना चाहते हैं, हम उसको दबाना चाहते हैं। कश्मीर का जो सत्य था उसको दबा दिया गया कि कहीं मुस्लिम लोगों को बाकी देश में बुरा ना लगे, कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग हमें वोट ना दें। इसलिए 32 साल वो झूठ बोला गया। और उसके सिलसिले में क्या हुआ? आपने पूरे देश में एक ऐसा कड़वा वो आपस का बैर क्रिएट कर दिया कि आज जो नतीजा है, जो लोगों को दिख रहा है, जो कहते हैं, ये इस कारण है क्योंकि आपने सत्य नहीं बोला। इसलिए मैं सत्य बोलता हूं। मेरे लिए आप पूछ रहे थे धर्म क्या है? मेरे लिए धर्म ये है, जो मुझे दिखता है अपनी आंखों से, और जो मुझे सुनाई पड़ता है अपने कानों से, और जो मैं महसूस करता हूं, वो बोलना, खुले आम बिना डर के बोलना, वो धर्म है। अच्छा, कश्मीर की आपकी परिभाषा में कश्मीरी मुसलमान कहां पर है? कश्मीरी मुसलमान सबसे अधिक मुसीबत की इस जगह पे है। जो लोग खुल के ये बोलना चाहते हैं कि भारत हमारा है, हम भारत के साथ हैं, हम भारतीय हैं और हमें भी भारत का डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें गोली मार दी जाएगी। वो भी आतंक से डरे हुए हैं। ये उसकी स्थिति है आज की तारीख में। जो लड़कियां काम करना चाहती हैं, डांस करना चाहती हैं, गाना गाना चाहती हैं, उनको वो करने की अनुमति नहीं है। सारा पूरा वर्ल्ड जो है वो कट्टरवादी, रूढ़िवादी मौलवी लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। हिंदुइज्म में भी यही चल रहा है, क्रिश्चियनिटी में भी यही चल रहा है, जुडाइज्म में भी यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि रिलीजन हैज बिकम अ मार्केट प्लेस, और ये मार्केट प्लेस तभी थ्राइव करेगी जबकि आप दूसरे प्रोडक्ट को गाली दें। होप दिखती है आपको इसमें? मतलब क्योंकि देखिए ये तो है, दिक्कत है, इस पे हम बात कर रहे हैं, और ये अभी की दिक्कत नहीं है, मतलब चली आ रही और बढ़ ही रही है मेरे हिसाब से, तो जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो क्या होप लग रही है आपको? लगती भी है कि नहीं लगती है? मुझे भारत को लेके बहुत होप है। मैं सारी दुनिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं भारत को लेके बड़ा होपफुल हूँ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ भारत को लेके, क्योंकि भारत की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये कहीं पे चुपचाप बिना किसी को बताए जिस इंटेंसिटी पे एम्पावर हो रही हैं, एंड दे आर सच अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन रूटेडनेस एज वेल एज एम्पावरमेंट। ये जो इंडिक फेमिनिज्म की जो हमने कल्पना की हुई है, जिसको हमने सिंबलाइज किया हुआ है पार्वती से या दुर्गा से, एक अलग तरह का, वो आई एम सीइंग गेटिंग पर्सोनिफाइड। चाहे फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे साइंस का सेक्टर हो, चाहे एविएशन का सेक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट का सेक्टर हो, चाहे मीडिया का सेक्टर हो, अब पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे चालू हुआ है। पर मैं चाहता हूं बहुत सारी औरतें ना रिलीजन को टेक ओवर कर लें। रिलीजन औरतों के, एक सरकार को नियम बनाना चाहिए कि आज से धर्म जो है वो सिर्फ औरतों के जिम्मे होगा, आदमी घुस ही नहीं सकता उसके अंदर। मैं बता रहा हूं विश्व के 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप फेमिनिस्ट हो? फेमिनिस्ट क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। ओके, फेमिनिज्म मूवमेंट, मतलब आपको पता तो है, आप अपनी परिभाषा दे दो। कोई भी डाइट जिसका नाम है, जिसके आगे नाम लगा हुआ है, कोई भी डाइट का, कीटो डाइट, वीगन डाइट, ये डाइट, और कोई भी चीज जिसके आगे मूवमेंट वर्ड लगा हुआ है, राइट, इन दोनों को ना जूते तले दबा देना चाहिए। ये आपका नुकसान ही करके जाएंगे, कभी फायदा नहीं होगा। ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, ये मार्केटिंग की चीजें हैं।
ये मार्केट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अच्छा चाय पीते हो बेटा, अब ये मार्केट तो चल नहीं रहा, चलो अब ग्रीन टी पीने लगो, इससे हेल्थ को फायदा होता है। ठीक है, ये सब वैसी चीजें। यस, बट आई बिलीव इन द फेमिनिन पावर, ओके, एंड विमेन शुड ऑल्सो बिलीव इन मैस्कुलिन पावर। हमारे अंदर दोनों अर्धनारीश्वर जो है वो हम ही हैं। ठीक है, हम ये पुरुष भी हैं और हम स्त्री भी हैं, दोनों हैं। धर्म जो है वो करुणा और प्रेम की चीज है। धर्म अहंकार की चीज नहीं है। मैस्कुलिन पावर अहंकार की चीज है। अहंकार भी इस विश्व को चाहिए। बिना अहंकार के आप मून पे नहीं जा सकते। बिना अहंकार के आप दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं जिसमें फिजिकल अहंकार चाहिए, आप कर नहीं सकते। आपको अहंकार भी चाहिए, आपको करुणा और प्रेम भी चाहिए। दुश्मन को मारने के लिए आपको अहंकार चाहिए, लेकिन जो सैनिक लोग जो आहत हुए हैं और विश्व में आगे युद्ध ना, उसके लिए आपको करुणा और प्रेम चाहिए। और करुणा और प्रेम स्त्रियों का डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो नेचुरली भगवान ने बनाया ऐसा। हम नहीं, चिड़ियों में भी वैसा ही है, जानवरों में भी वैसा ही है। ठीक है, इसलिए धर्म जो है, धर्म मैं आपको बताऊं, 3 ही चीज हैं जिसको हमारे संस्कृत में ददाती बोला गया है। मतलब जो बिना किसी स्वार्थ के आपको देती ही रहती हैं, कभी आज सवाल भी नहीं उठाती। 3 ही चीजों को ददाती माना गया अपने धर्म में, और इन्हीं को मां भी माना गया है। धरती, गाय और मां, ये 3 जो हैं इसको हमने ददाती बोला है। करेक्ट? और तीनों ही स्त्री हैं। क्यों? धरती को हमने क्यों नहीं माना पुरुष? क्योंकि देती हैं। धर्म का भी काम अनकंडीशनली देना है, करुणा और प्रेम, वो है धर्म। सबसे पहला इंसानी धर्म है करुणा और प्रेम, और यही 2 चीजें धर्म नहीं सिखाते आज की तारीख में। विवेक जी, गाय का जिक्र आया है, तो अगर मैं एक सवाल नहीं पूछूंगा तो लोग फिर वो सब मत करना यार, वो सब मैं नहीं ज्यादा घुसता हूँ। अच्छा, काउ विजिलेंस और इन सब पे आप बात नहीं करना चाहते? मैं ज्यादा जानता नहीं उस दुनिया के बारे में, पर मैं जब छोटा था तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हमारे गांव में जो हमारा बछड़ा था वो था। मतलब मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जब आप किसी चीज से अपने रिलीजन को जोड़ देते हैं, तो आपने जो बात बोली करुणा, वो आ जाती है। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जा रहा है, कई दफे र्यूमर्स की वजह से यार देखो, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हर चीज पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। देयर इज ट्रैफिकिंग इन दिस प्रॉब्लम, देयर इज ड्रग ट्रैफिकिंग इन दिस प्रॉब्लम, बच्चों के साथ अत्याचार है, गाय को लेके प्रॉब्लम्स हैं, जानवरों को लेके प्रॉब्लम है, जानवरों की खालें निकाल के ले जाते हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। यानी हम समस्याओं पर बात करने बैठेंगे तो अंत ही नहीं है उसका। तो मैंने अपने आप को ये डिसाइड कर लिया किन चीज़ों पर मेरा कोई लेना देना नहीं। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई कश्मीर फाइल्स आने के बाद, क्या बातचीत हुई, कैसी मुलाकात हुई? अब देखिए, प्रधानमंत्री से किस तरह की बात हो सकती है, यानी ये कोई आप खुद ही समझ सकते हैं। पर ये जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री होगा। मैं पहले भी कई प्रधानमंत्रियों से मिला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मिला हूँ किसी प्रधानमंत्री से, लेकिन तब प्रधानमंत्री से मिलने को लेके कोई कुछ बोलता नहीं था। आज प्रधानमंत्री से मिलो तो कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे आपने गुनाह कर दिया कोई बहुत बड़ा। तो पर मैंने जितने प्रधानमंत्री देखे वो सब ऐसे बैठते थे, आइए, नमस्ते, बोलिए। अब आप बोलते रहिए, वो सुनते रहेंगे, कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे और आखिर में कहेंगे अच्छा नमस्ते। सारे प्रधानमंत्री मैंने ऐसे ही देखे। मैं मनमोहन सिंह के से भी मिला हूँ, वीपी सिंह से भी मिला हूँ, राजीव गांधी जी से भी मिला हूँ, ये सब ऐसे ही थे। मोदी जी आप रूम में घुसेंगे, उठ के आते हैं, इतना लंबा चल के हाथ मिलाते हैं, आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपसे फिर जो बात करना शुरू करते हैं वो आपको लगेगा जैसे बचपन से आपको जानते हैं। जब आप पहुंचेंगे, ही सो वेल रिसर्च्ड अबाउट यू, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। एवरीथिंग मतलब आपकी विचार, आपने कोई अच्छा काम किया है तो बता देंगे। मैं और पल्लवी जब एक बार गए थे उसके पहले, तो उनने पल्लवी से बोला, आपने वो, मैं रात को एक दिन सोने के पहले मैं देखा आपने वो वीडियो बनाया था, उसमें आपने ऐसी ऐसी बात कही थी, जरा मुझे उसके बारे में, मैं आपसे सोच रहा था कभी मिलूंगा पूछूंगा, तो उसका एक ये बोला था, ये बताइए जरा। और अगर आपका अच्छा आइडिया होगा तो इमीडिएटली वो आइडिया कहीं और ट्रांसफर कर देंगे किसी और को। ये मोदी जी की जो आदत है 24 घंटे आइडियाज ढूंढने की, और इधर का आइडिया उधर देना, इस IAS ऑफिसर को दे दो, इसको दे दो, आई थिंक दैट इज एन एसेट टू दिस कंट्री। मैं मोदी जी की राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात तो बोलूंगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ लीडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द एग्जीक्यूटिव,
आई थिंक इंडिया का सौभाग्य है दैट वी हैव समबडी लाइक दैट। ऐसा सीईओ मिल जाए किसी कंपनी को तो वो रातों रात ट्रांसफॉर्म हो जाए। विवेक जी को कभी नेता के तौर पे देखेंगे क्या हम लोग? कभी नेवर। क्लियर है एकदम? एकदम। मैंने मुझे 1000 करोड़ रुपए दोगे तो नहीं देखो। क्यों? क्योंकि अभी मैं खुल के अपनी आवाज में तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर किसी और की आवाज बोलनी पड़ेगी। अभी मैं जो चाहता हूँ बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे मजबूरी में जो पार्टी की आवाज होगी वो बोलनी पड़ेगी। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ सकता, वरना बॉलीवुड से ही जुड़ गया होता। तो आप बॉलीवुड से खुद को अलग करके चलते हैं? मैं हूँ ही अलग। मैं बॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। काम करने में जब आप करते हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, तो क्या बॉलीवुड अभी जैसे डिवाइड हो गया है कि नहीं भाई इस व्यक्ति के साथ काम करना है हमें, इसके साथ नहीं करना है? क्या ऐसी चीजें आपको महसूस होती हैं? होती नहीं है ही, ऐसा ही है। और ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग नहीं करते हैं जो कहते हैं कि मैं मोदी जी को वोट देता हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं यूँ। वो लोग नहीं करते हैं। ये वो लोग करते हैं जो अपने को सेकुलर बोलते हैं। सेकुलरिज्म जो है एक शील्ड बन गया, इट्स बिकम अ वेपन। कश्मीर का सारा प्रॉब्लम सेकुलरिज्म के कारण है, सारा प्रॉब्लम। ये सेकुलरिज्म था जो कि अपीजमेंट के लिए यासीन मलिक को यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया जाता था। यासीन मलिक को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला के उनका स्वागत सत्कार किया जाता था। क्यों? कहीं बुरा ना लग जाए। अरे एक डेमोक्रेसी है, एक लॉ एंड ऑर्डर है। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। उस आदमी ने इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को खुलेआम मारा है, उसने जस्टिस गंजू को मारा है, उसको सजा दो, खत्म करो। कलाम साहब का स्वागत करो, आमिर खान का स्वागत करो, मोहम्मद रफी का स्वागत करो, क्यों नहीं करो? करेक्ट। सारे मुस्लिम्स को सेलिब्रेट करो, बुलाओ, खूब करो, एज अ इंडियन, एज अ भारतीय। पर सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है या हिंदू है इसलिए उसको सेलिब्रेट करो। तो तुम चोर उचक्कों को इतना पाल पोस के क्यों बड़ा कर रहे हो? तो बॉलीवुड में आइडियोलॉजीज अब आ चुकी हैं, मतलब विजिबल है काम। आइडियोलॉजी हमेशा से थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री के पहले सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के लोग जो है रूल करते थे। मैंने उसको डिसरप्ट कर दिया। कौन सी आइडियोलॉजी थी? वो यही सेक्युलर टाइप की जो आइडियोलॉजी थी। मतलब आज जब ये बोल रहे हो कि सेक्युलर टाइप की आइडियोलॉजी, तो इसका मतलब? उसका मतलब है झूठे लोग, हिपोक्रेट्स। आपकी सेक्युलर की परिभाषा भी बता दीजिए। सेक्युलर की परिभाषा ये है कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब सियार जो है वो शेर की खाल पहन के आ जाए। जो आदमी आपका नुकसान चाहता है वो आपके भले की बात करे आपके सामने बैठ के, ये है सेक्युलरिज्म। प्रिटेंशियस झूठ। इंडिया में कोई सेक्युलर है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, संभव ही नहीं है। क्योंकि हिंदू डीएनए ही सेक्युलर है। हमारा डीएनए ही इंक्लूसिव है। अगर नहीं होता तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कैसे होती? भाई डाइवर्सिटी है, इसका मतलब इंक्लूसिव है। तो फिर हमें काय को सेक्युलरिज्म की जरूरत है? अगर तुम एक डिसिप्लिन्ड आदमी हो, अच्छे खास हेल्दी आदमी हो तुम, राइट, तो तुमको मैं लेक्चर क्यों दूं हेल्थ के बारे में? और तुम्हें ये बोलने की जरूरत क्यों पड़े 24 घंटे की मैं बड़ा हेल्दी आदमी हूं, बड़ा हेल्दी आदमी? ये तो वो बोलता है जो अनहेल्दी होता है। अच्छे आदमी को 24 घंटे ही बोलने की जरूरत क्यों है कि मैं अच्छा हूं? अच्छा आदमी है, दुनिया बोलती है अच्छा है। ये तो बुरा आदमी बोलता है मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं। कभी किसी असली रईस आदमी को बोलते सुना है मैं रईस हूं? मैंने तो नहीं सुना। जिन्हें नया नया पैसा आता है वो अपनी मेरी BMW देखो यार, मेरा पैसा, वो शो ऑफ कर रहा है, वो तो दिखा रहा है तुम्हें झूठ मूठ का। एक शेर है शबीना अदीब का, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बहुत अच्छा शेर है। तो आप ये बता रहे थे कि आपके आने के बाद हमारा टाइम नहीं हो गया यार, बहुत हमें जाना नहीं आगे। आर वी ओवर टाइम? तो कितना वक्त है हमारे पास? 5 मिनट, 5 मिनट्स ना। तो 11:30 तक का टाइम है, 11:25। जो आप बता रहे थे कि पोस्ट आपके आने के बाद का जो आप बता रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, तो मैं देखिए मैं पहले यही था। हाँ, फिर मैंने कहा इनफ इज इनफ, आई विल स्पीक फुल्ली। ओके, यहाँ क्या है कि अगर आपने अपने आप को हिंदू बोल दिया तो काम नहीं मिलेगा, आपने ही बोल दिया, तो ये सब मिलजुल के एक दूसरे को झूठ बोलना, क्योंकि भाई किसी को ये नहीं पता हु इज स्लीपिंग विद हु इज डूइंग व्हाट, किसका किससे क्या रिश्ता है, कौन कहाँ से आया है, क्या उसकी
खानदान है, शोले का डायलॉग था, मौसी खानदान पता चलते ही बता देंगे। तो 80% लोगों को तो खानदानों का ही नहीं पता है यहाँ पे कौन कहाँ से आया है क्या है। तो इसलिए उनको लगता है कि चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, और सब पैसे की रेस में भाग रहे हैं। तो पैसे की रेस में हर आदमी झूठ बोलता है। तो मैं पैसे की रेस से हट गया, मैं उस तरह की फेम की रेस से हट गया और स्टार्स की रेस से हट गया, तो मैं स्वतंत्र हो गया। जैसे ही मैं स्वतंत्र हुआ, मैंने अपने दिल की बात बोलनी चालू की। दिल की बात बोलनी चालू की तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ा कि मुझे बॉलीवुड में काम नहीं करना, उन्हीं ने मेरे को निकाल के बाहर कर दिया। सो दे आइसोलेटेड मी, तो मुझे और स्वतंत्रता मिल गई। तो अब मैं अपनी आवाज़ बोलता हूँ, जो मैं चाहता हूँ बनाता हूँ, जैसे चाहता हूँ बनाता हूँ, और मेरा उनसे कोई लेना देना तो काम पे इम्पैक्ट इसका नहीं है बहुत ज़्यादा। वो तो अब दास्तानी पूरी सैक्रिफाइस से भरी हुई है। हर रोज़ नया कुआं खोदते हैं, नया पानी निकालते हैं, राहगीर हैं हम लोग। क्या एम्बिशन है अभी, अगर आज हम बात करें कि अब आगे यहाँ तक तो आगे? या मेरा एक ही एम्बिशन है, मैं इंडिया की स्टोरीज जो है, इंडियन स्टोरीज, उनको मैं अपने सिनेमा को आई वांट टू यूज इट एज अ सॉफ्ट पावर। यू वांट टू यूज इट एज अ सॉफ्ट पावर okay. to inspire, motivate, correct history and tell the world how great a society we are. ओके अब जैसे मैंने वैक्सीन वॉर अभी बनाई है, ये कश्मीर अनरिपोर्टेड जैसे बनाई है, इंडिया में पहली बार ऐसी डॉक्यू सीरीज बनी है। ओके थैंक्स टू Z5 दैट दे आर रिलीजिंग इट। बट देखना तुम, ये एक नया ट्रेंड चालू करेगा। कश्मीर फाइल्स स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड। ओके राम गोपाल वर्मा ने कहा था देयर विल बी फिल्म इंडस्ट्री बिफोर कश्मीर फाइल्स एंड आफ्टर कश्मीर फाइल्स, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी फिल्म की हिस्ट्री, और वो सत्य है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो OTT का मार्केट है ये भी डिवाइड हो जाएगा आफ्टर कश्मीर अनरिपोर्टेड। लोगों को ये समझ में आ जाएगा डॉक्यू सीरीज़ की क्या वैल्यू है लोगों के दिमाग में। वैक्सीन वॉर जो मेरी अभी फिल्म आ रही है, इट विल शो टू पीपल दैट यू कैन मेक वेरी इंटेलिजेंट साइंस फिल्म्स इन दिस कंट्री। इट्स नॉट अ साई-फाई बट इट्स अ साइंस फिल्म एंड इट्स अबाउट वीरोलॉजी। 90% लोग तो जानते भी नहीं वीरोलॉजी क्या होता है, ये उसके बारे में है। एंड यू व्हेन यू कम आउट ऑफ वैक्सीन वॉर, मैं आपको बुलाऊंगा 24 सितंबर को, तो आपका दिल जो है वो गर्व से फूल जाएगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, और आपका मन करेगा मैं जाके अपनी माँ के पाँव छू के उसको एक हक दूँ कि मॉम यू आर द ग्रेटेस्ट। आपको समझ में आएगा भारतीय महिलाओं के सेक्रीफाइस, त्याग और तपस्या की कहानी। तो यही आगे के प्रोजेक्ट्स हैं जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातचीत अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पर इसको ये नहीं कहूँगा कि हम खत्म कर रहे हैं, इसमें अल्प विराम सा मैं लगा दे रहा हूँ। या सीक्वल बनाएंगे, ये पार्ट 2 बनाएंगे। बहुत सारे सवाल मेरे रह गए हैं, बहुत सारी बातचीत रह गई है, और थैंक यू ऑल द बेस्ट। आपसे बात करनी है, ये अल्प विराम है, उम्मीद करता हूँ हम फिर मिलेंगे। रेडी है आप? हेलो, आई एम विवेक रंजन अग्निहोत्री, और आज मैंने मुकुल सिंह चौहान के साथ एक बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट किया जिसका नाम है जस्ट अनस्क्रिप्टेड। एंड वाई आई लाइक इट इज दैट इट्स वेरी रेयर पॉडकास्ट में कि जो जनरली यंग लड़के होते हैं, जनरली वो उतनी गहरी बातों पे, खासतौर पे फिलॉसफी, सोसाइटी का फैब्रिक, अबाउट रिलीजन, इन चीज़ों में बात नहीं करते हैं, हल्की फुल्की करते हैं। आई मस्ट टेल you that you are the first podcaster who has asked me such intelligent question, and it was more like a conversation, and I really loved it and enjoyed it, and I wish you all the best. Thanks a lot.